नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट 36 जो कि आपके यूपीपीसीएस प्रीलिम्स और आरओ एआरओ दोनों परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। क्लास में किसी भी तरीके का डाउट होगा तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को देना चाहूँगी फाउंडेशन कोर्स के बारे में, जो कि डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए लेकर आया है। ये जो फाउंडेशन कोर्स है ये यूपीपीसीएस 2025 के लिए लॉन्च किया गया है और यहाँ पर प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों के सिलेबस को कवर किया जा रहा है। प्रीलिम्स में आपके जीएस पेपर प्लस सीसैट पेपर प्लस करंट अफेयर इंक्लूडेड है, और जब हम मेंस की बात कर रहे हैं तो मेंस में आपके जीएस पेपर्स के साथ साथ हिंदी और एसए पेपर भी इंक्लूडेड है। और किस तरीके से आपको अपने आंसर्स को लिखना है ये भी आपको बताया जाएगा। तो क्लास अगर इस कोर्स से रिलेटेड आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए दो और नए कोर्सेज लेकर आया है। एक जो कोर्स है वो तो आपका मुख्य परीक्षा के लिए है, मेंस के लिए है, यूपीपीसीएस 2024, ठीक है। मेंस के लिए यहाँ पर जो जीएस का पेपर है उसको वेरियस टॉपिक्स में डिवाइड किया गया है और हर टॉपिक से रिलेटेड 5 ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसके के आंसर्स आप हमें लिखकर सेंड करते हो डेली, और हमारे यहाँ के फैकल्टी उसको चेक करके आपको फीडबैक देते हैं। प्लस 5 ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसके कि मॉडल आंसर्स कोचिंग द्वारा आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। तो टोटल हर टॉपिक से रिलेटेड आपको 10 क्वेश्चंस मिलते हैं क्लास। तो अगर आपको इस कोर्स से जुड़ना है तो यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा होगा, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए एक टेस्ट सीरीज भी लेकर आया है जहां पर आपको 12,000 से ज़्यादा प्रश्न मिलेंगे, और ये जो टेस्ट सीरीज है ये यूपीपीसीएस 2025 के लिए है। यहाँ पर इस टेस्ट सीरीज में जो आपके क्वेश्चंस हैं टेस्ट के वो डेली अपडेट कर दिए जाएंगे टेलीग्राम ग्रुप पर, ठीक है। आप वहाँ पर उन प्रश्नों को लगा सकते हैं और अपने उत्तर दे सकते हैं। अगर इस टेस्ट सीरीज से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं तो नीचे आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा होगा, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए अब आज की क्लास का हम अपना पहला प्रश्न देख लेते हैं। क्लास पहले प्रश्न को देखने के पहले आप सभी क्या करेंगे बताइए। हम लोग प्रेयर करते थे ना स्कूल में स्टार्टिंग में, लेकिन मेरे क्लास में मेरे स्टूडेंट क्या करेंगे, लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट अपनी नोटबुक में लिखेंगे, ठीक है। जो भी स्टूडेंट चयनित होते हैं उनकी पीडीएफ मिलती है ना आपको, फिर आप उस पीडीएफ में अपना नाम देखेंगे। ऐसा आप सोचेंगे कि आपका सिलेक्शन हो गया है, आज आपका रिजल्ट निकला है और उस पीडीएफ में आपका नाम दिया गया है। कहने को तो ये बहुत अजीब सी बात है जो मैं आपसे कह रही हूँ, लेकिन इस काम को करके देखिए क्लास, ठीक है। ऐसे अपनी नोटबुक में पीछे ही जहाँ पर आप पढ़ते हो वहाँ पर एक पेज अपने पास ब्लैंक रखिए और लिखिए लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट इन यूपीपीसीएस 2025, और उसमें अपने नाम को लिखिए और अपने नाम के आगे अपनी ड्रीम जॉब लिखिए। जैसे आप एसडीएम बनना चाहते हैं तो मैंने लिख दिया ऐश्वर्या सिंह एसडीएम, ठीक है। इसी तरीके से आप भी अपना नाम लिखिए। देखिए क्लास में सारे स्टूडेंट्स को तो नहीं जानती हूँ, लेकिन आप कहीं पर भी बैठे हो मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर रही हूँ। आप में से बहुत से लोग मुझसे ज़्यादा उम्र में भी होंगे, ठीक है। हो सकता है मेरे स्टूडेंट जो हों मुझसे एज में भी ज़्यादा हों, लेकिन ये छोटा सा काम करके देखिए आप, और फिर 2 मिनट के लिए सोचिए कि आपका उस लिस्ट में नाम है और आज आप सेलेक्ट हो गए हैं। इतने दिन की मेहनत आज आपकी सफल हो गई है, और उसके बारे में सोच के 2 मिनट खुश होइए। और फिर खुश होने के बाद जब अपनी आँख को खोलिए ना, अब आँख खोल कर देखिए तो आप फिर प्रेजेंट में आ गए हैं। तो अपने आप से ये प्रश्न पूछिए कि मैं क्या ऐसा कर सकता हूँ, कर सकती हूँ कि जो सपना अभी 2 मिनट पहले मैंने देखा और जिस सपने ने मुझे इतनी ज़्यादा खुशी दी उसको पूरा करने के लिए। तो आपको उत्तर मिलेगा कि आप इस समय बस अपना कर्म कर सकते हैं, और आपका कर्म क्या है, पढ़ना, अपनी गलतियों को पहचानना और उन गलतियों को सुधार करके अपने एग्जाम के लिए तैयार रहना।
ठीक है। और इस प्रिपरेशन फेज में हम आपके साथ हैं। अगर आपको कोई भी डाउट होता है, कोई भी टॉपिक है, तो आप तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताते हैं। अब मेरे स्टूडेंट्स मुझे बताना भी शुरू कर दिए, ये मैंने देखा है। आप में से कई स्टूडेंट, अब जैसे होता नहीं है कि पढ़ाते पढ़ाते तो वो मुझे बताते हैं कि मैम इस टॉपिक को कवर कर लीजिए या इसको बताते, तो वो चीज़ मैं कवर करती भी हूँ और आगे भी कवर करती रहूँगी। तो इतनी मदद मैं आपकी करूँगी, उसके लिए आप लोग परेशान नहीं होंगे। लेकिन सबसे पहली मदद आपको खुद अपनी करनी होगी, अपने पे विश्वास करना होगा, ठीक है। सपना देखिए, सपना देखना बहुत अच्छी बात है, और फिर उस सपने को पूरा करने के लिए उस कर्म को भी करिए, तो आपको सफलता भी ज़रूर मिलेगी, ठीक है। बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। कहीं पर भी डाउट होता है तो आप लोग मुझे बताइए, मैं प्रश्नों के माध्यम से उसको कवर करूँगी। लेकिन हमेशा क्लास अपने एम के बारे में, अपने सपने के बारे में 2 मिनट सोचिए और अपने आप को उस जगह पर रख के सोचिए उस दिन के बारे में, और उस खुशी को महसूस करने के बाद अब आप उठिए और अपने काम पर लग जाइए। और सबसे पहली चीज़ इस पूरे जो स्ट्रगलिंग फेज में आपको ध्यान देनी है, प्रिपरेशन फेज में, क्यों स्ट्रगलिंग फेज बोले, आप प्रिपेयर हो रहे हो, आप ऑफिसर बनने के लिए तैयार हो रहे हो, तो इस प्रिपरेशन फेज में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो आप खुद हैं, ठीक है। मैं आपको पढ़ा दूंगी, आप मुझसे नहीं पढ़ेंगे, कोई दूसरा फैकल्टी आपको पढ़ा देगा, तीसरा चौथा पांचवा, ठीक है। लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में, इंटरव्यू में आप ही बैठेंगे और आप ही को परफॉर्म करना होगा, तो अपने आप को उस चीज़ के लिए एकदम तैयार रखिए, ठीक है क्लास। तो चलिए अब आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहले प्रश्न को देखते हैं, एकदम बिल्कुल भी नहीं परेशान होंगे। अभी तक जितनी भी परेशानी थी इस पेपर, मतलब इस प्रश्न के पहले, उन सारी परेशानियों को भूल जाइएगा। और देखिए अभी क्या हुआ, आपको मैंने कहा परेशानी को भूलिए, आंसर दिख गया आपको ना। तो हो सकता है ऐसे जीवन में भी हो कि हम सोचे कि हम खुश रहेंगे तब तक हमें उत्तर मिल जाए। अभी क्या हुआ था, यही तो हुआ था, स्लाइड खुद ही चेंज हो गई, तो ज़्यादातर स्टूडेंट ने तो आंसर देख लिया। अब ये टेस्ट, मॉक टेस्ट का पहला प्रश्न ही नहीं रहा, लेकिन मैं आप लोगों से पूछूंगी क्योंकि मेरा कर्तव्य है पूछना आप लोग से, तो ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा कृत्यकल्पतरु नामक ग्रंथ की रचना की गई है? तो डायरेक्ट प्रश्न है कि जो कृत्यकल्पतरु है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो पहला ऑप्शन महीधर दिया है, चंद्रदेव द्वितीय दिया है, प्रभाकर वर्मन दिया है और लक्ष्मीधर दिया है। तो यहाँ पर क्लास आप ध्यान दीजिएगा, जो आपका सही उत्तर है वो है लक्ष्मीधर, डी आपका सही उत्तर है। अब इसी प्रश्न से रिलेटेड और भी प्रश्न आपके परीक्षा में बन सकते हैं, उसको एक बार हम डिस्कस करते हैं। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला प्रश्न ये बन सकता है कि ठीक है चलिए, कृत्यकल्पतरु जो कृत्यकल्पतरु है वो तो लक्ष्मीधर ने लिखी है, लेकिन लक्ष्मीधर किसके दरबारी कवि थे? ये प्रश्न बन सकता है कि लक्ष्मीधर जो थे जिन्होंने कृत्यकल्पतरु लिखी है वो किसके दरबारी कवि थे, या फिर वो किसके दरबार में मंत्री थे, ये भी पूछा जा सकता है। तो आप बताएंगे ये गोविंद चंद्र के दरबार में थे, ठीक है, गोविंद चंद्र के। अब दूसरा प्रश्न आपके दिमाग में आना चाहिए कि गोविंद चंद्र जो थे वो किस वंश से बिलोंग करते थे, ठीक है। तो आप याद रखिएगा ये गढ़वाल वंश के शासक थे गोविंद चंद्र, क्लियर है। तो गढ़वाल वंश के एक बहुत प्रतापी शासक थे जिनका की नाम गोविंद चंद्र था। उनके एक दरबारी कवि थे जिनका की नाम क्या था, यहाँ पर ध्यान दीजिए, जिनका की नाम आपका लक्ष्मीधर था। और लक्ष्मीधर ने क्या लिखा है, कृत्यकल्पतरु लिखा है। इतनी चीजें क्लियर हो गई होगी आपको। अब आगे देखना क्लास, इनको मैंने प्रतापी राजा क्यों कहा है, क्योंकि लक्ष्मीधर ने क्या किया था, बंगाल के जो शासक थे पाल, उन पर आक्रमण किया था और उनसे मगध जीत लिया था। मगध और मालवा दोनों जगह इन्होंने अपना अधिकार कर लिया था। कहाँ कहाँ, मगध और मालवा, ठीक है। अब दूसरी चीज आपको याद रखना चाहिए कि सारनाथ अभिलेख, जो सारनाथ अभिलेख है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो सारनाथ अभिलेख जो है वो गोविंद चंद्र की पत्नी कुमार देवी द्वारा लिखा गया है, याद रखिएगा। और सारनाथ अभिलेख में जो कुमार देवी हैं वो अपने पति को हरि का अवतार कहती हैं। हरि का अवतार कहती हैं, क्यों हरि का अवतार कहती हैं? क्योंकि इन्होंने बनारस की रक्षा की थी तुर्की आक्रमण से, ठीक है। इतनी चीज क्लियर। चलो एक और प्रश्न यहाँ पर बन सकता है, वो ये है कि किस गढ़वाल शासक ने जो कैपिटल था, जो राजधानी थी, उसको कन्नौज से बनारस शिफ्ट किया था? तो यहाँ पर भी आप क्या उत्तर देंगे, गोविंद चंद्र का। गोविंद चंद्र ने अपने शासन में जो
राजधानी थी उसको कन्नौज से बनारस शिफ्ट किया। और आपको पता है बनारस में ही तुर्कों ने आक्रमण किया था और तुर्की आक्रमण से बनारस को गोविंद चंद्र ने बचाया था। और इसी के बारे में इनकी पत्नी कुमार देवी ने, ठीक है, सारनाथ अभिलेख में लिखा है और अपने पति को हरि का अवतार कहा है। ठीक है, सारी चीजें क्लियर हो गई होगी, सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप गढ़वाल वंश देखेंगे तो आपको इधर की तरफ दिखेगा, तो ये यूपी और बिहार में आपको ये जो वंश था वो स्प्रेड होता हुआ दिखेगा। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट तो आपको याद रखना ही है, जो लक्ष्मीधर थे वो गोविंद चंद्र के दरबारी कवि थे जिन्होंने कृतकल्पतरु लिखा था। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे इसी से रिलेटेड, इसी वंश से रिलेटेड हम कुछ और प्रश्नों को देखेंगे और प्रश्नों के माध्यम से इस टॉपिक को क्लियर करेंगे। देखिए क्लास, यहाँ पर एक प्रश्न क्या बन सकता है कि हम गढ़वाल वंश के बारे में बात कर रहे हैं, तो पूछा जा सकता है कि जो गढ़वाल वंश है उसके संस्थापक कौन थे, उसके संस्थापक कौन थे। तो आप क्या उत्तर देंगे बताइए, जयचंद, गोविंद चंद्र, चंद्रदेव या मदनपाल। तो इतनी चीज तो आपको क्लियर हो गई होगी कि यहाँ पर गोविंद चंद्र इसके संस्थापक नहीं थे, क्योंकि मैम ने बताया होता तब, अगर संस्थापक होते तो ये लाइन लिखी होती कि गोविंद चंद्र जो थे वो गढ़वाल वंश के संस्थापक थे। लेकिन मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने कहा था कि जो गोविंद चंद्र हैं वो बहुत ही प्रतापी राजा थे अपने वंश के। क्यों? क्योंकि इन्होंने मालवा और मगध को जीता था और कैपिटल को कन्नौज से कहाँ हस्तांतरित किया था, बनारस। तो अब यहाँ पे जो प्रश्न है उसके संस्थापक कौन थे गढ़वाल वंश के, तो आप क्या बताएंगे, चंद्रदेव। अभी सब रिवाइज करा दूंगी इसी तरीके से, ध्यान देना क्लास, बस आपको समझ में आना चाहिए। तो संस्थापक पूछेगा गढ़वाल वंश के तो आप चंद्रदेव बताएंगे। दूसरा प्रश्न देखो, गढ़वाल वंश की स्थापना किस वर्ष में हुई थी, तो अब बता दो स्थापना कब हुई थी, तो 1090 याद रखना बस। तो आपको सही उत्तर बी मिल जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़े। यहाँ पर देख लीजिए क्लास, जब भी हम गढ़वाल वंश की बात करेंगे तो इसके पहले सम्राट कौन थे, चंद्रदेव थे। ठीक है, चंद्रदेव थे, याद रहेगा। और उन्होंने 1090 में कलचुरी के पतन के बाद एक संप्रभु राज की स्थापना की थी। और चंद्रदेव थे प्रतिहार नरेश, ये याद रखिएगा, चंद्रदेव ने प्रतिहार शासक को हराकर कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित किया था, ये भी याद रखिएगा। इतनी चीजें क्लियर। तो गढ़वाल वंश के संस्थापक कौन थे, आप क्या बताएंगे, चंद्रदेव थे। ठीक है, इन्होंने गढ़वाल वंश की स्थापना कब की थी, 1090 में, याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद तीसरा जो प्रश्न बन सकता है, प्रतिहार नरेश को किसने हराया था, तो चंद्रदेव ने हराया था। और चंद्रदेव ने प्रतिहार नरेश को हराने के बाद कन्नौज पर अपना अधिकार बना लिया था। चलो आगे देखो, और प्रश्नों के माध्यम से इसी डायनेस्टी से रिलेटेड सारे प्रश्न हैं। गोविंद चंद्र ने किस क्षेत्र को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाया था, तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया जो गोविंद चंद्र थे वो बहुत ही प्रतापी राजा थे। ठीक है, जिन्होंने बंगाल के पाल को भी हराया था और मगध और मालवा को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। ठीक है क्लास, तो यहां पर आपका सही उत्तर बी हो जाएगा। क्लियर है ना, बार बार इसलिए बोलती हूं एक ही चीज को ताकि दिमाग में बैठ जाए। दूसरा ध्यान देना, गढ़वाल वंश की राजधानी कहाँ हस्तांतरित की गई थी, तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया जो गढ़वाल वंश की राजधानी थी वो कन्नौज से बनारस हस्तांतरित की गई थी, शिफ्ट की गई थी। ठीक है, कन्नौज पे किसने आधिपत्य जमाया था अपना, तो वो चंद्रदेव थे जो कि गढ़वाल वंश के संस्थापक थे। क्लियर है ना, जिन्होंने प्रतिहार नरेश को हराकर कन्नौज पर आधिपत्य अपना जमाया था। इसके बाद जब गोविंद चंद आते हैं तो वो कैपिटल को कन्नौज से बनारस शिफ्ट कर देते हैं। क्लियर है। गढ़वाल वंश के अंतिम शक्तिशाली शासक कौन थे, तो बताइए, पहले तो आपके चंद्रदेव हो गए, गोविंद चंद्र हो गए, लेकिन यहां पर पूछा गया अंतिम कौन थे, तो आप क्या बताएंगे, जयचंद्र। डी आपका सही उत्तर है। क्लियर है क्लास, तो यहां पर देख लीजिए
जो चीज मैंने आपको प्रश्नों के माध्यम से बताई है वही चीज यहाँ पर पॉइंट वाइज दी गई है। गोविंद चंद्र इस वंश का एक महत्वाकांक्षी शासक था। गोविंद चंद्र ने पालों से मगध को जीता और मालवा पर अधिकार कर लिया था। गोविंद चंद्र ने राजधानी को वाराणसी स्थानांतरित कर दिया था। 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में गुर के मोहम्मद के आक्रमणों के कारण उनका पतन हो गया और जयचंद इस वंश का क्या था, अंतिम शक्तिशाली शासक था। लास्ट वाला जो क्वेश्चन था, तो जयचंद याद रखिएगा। चलो इस प्रश्न को देखो क्या दिया गया है, ध्यान से देखिएगा क्लास। यहां पर निम्नलिखित में से कौन सा कांच को गहरा नीला रंग प्रदान करता है? कुछ इस तरीके से गहरा नीला रंग प्रदान करता है। कोबाल्ट ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, क्यूरिक ऑक्साइड और निकेल ऑक्साइड। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा बताओ? ए बी सी डी में से। साइंस का प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, आरओ में भी देखा गया है, ठीक है, यहाँ तक कि आपके यूपीपीसीएस और अदर स्टेट्स के एग्जाम्स में भी देखा गया है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ब्लू रंग जो है वो कोबाल्ट ऑक्साइड के वजह से प्रेजेंट होता है। इसी तरीके से आप देख लीजिए और क्या क्या पॉइंट आपको याद रखना है। जब हम फेरिक ऑक्साइड की बात करेंगे, ठीक है, तो ये कांच को कौन सा रंग देगा? लाल रंग। ये लाल और भूरा आप कह सकते हो, भूरा रंग, ठीक है, डार्क ब्राउन या रेड, फेरिक ऑक्साइड। क्रोमिक ऑक्साइड की जब हम बात करेंगे तो ये हरा रंग देगा, ठीक है। कोबाल्ट ऑक्साइड आपके प्रश्न में अभी पूछा गया था, ये गहरा नीला रंग प्रदान करेगा। इसी तरीके से क्यूरिक ऑक्साइड या कैल्शियम सल्फाइड की बात करेंगे तो ये चटक लाल देगा। कैसा? चटक लाल। और कैडमियम सल्फाइड की बात करेंगे तो ये नींबू जैसा पीला रंग कांच को देगा। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। आपके परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि कौन सा पदार्थ जब कांच में मिलाया जाता है तो कांच का जो रंग है वो आपका हरा हो जाता है। तो आप बताते हैं क्रोमिक ऑक्साइड का नाम, ठीक है। इसी तरीके से अगर भूरा पूछेगा आप फेरिक ऑक्साइड का नाम बताएंगे, अगर नीला पूछेगा तो आप कोबाल्ट ऑक्साइड का नाम बताएंगे। चलो आगे अगले प्रश्न पे हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्लास, थोड़ा लेंदी है तो इसको आप लोग पढ़िए, थोड़ा समय लेके पढ़िए। लेंदी प्रश्न है तो आराम से समय दीजिए और पढ़िए। देखिए क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है कथन कारण। अरबों के आक्रमण के समय संपूर्ण उत्तर भारत राजनीतिक रूप से खंडित था। कोई भी शासक राजनीतिक रूप से इतना शक्तिशाली नहीं था कि वह संपूर्ण उत्तर भारत को एक राजनीतिक सूत्र में बांध सके। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एजर्शन रीजन बेस्ड ये प्रश्न है और दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। हम देखते हैं जब अरब आक्रमण करते हैं भारत पर तो उत्तर भारत को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये खंडित था, टूटा हुआ था, ठीक है, और जो शासक थे भी वो उतने पावरफुल नहीं थे। तो दोनों ही बिल्कुल सही है। अरबों के आक्रमण के समय संपूर्ण उत्तर भारत राजनीतिक रूप से खंडित था, हाँ बिल्कुल सही है। ये कोई भी शासक राजनीतिक रूप से इतना शक्तिशाली नहीं था कि वह संपूर्ण उत्तर भारत को एक राजनीतिक सूत्र में बांध सके, सही है। यहाँ पर ए जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा क्लास, यहाँ पर जैसे अगर हम देखेंगे उत्तर भारत का तो कन्नौज में आपको प्रतिहार वंश दिखता है, ठीक है। इसी तरीके से कश्मीर में आपको चंद्रपीड़ दिखता है, बंगाल में पाल वंश दिखता है। तो हम देखते हैं कि जो उत्तर भारत है वो बहुत से राज्यों में विभाजित है, ठीक है, खंडित है, और कोई भी जो वंश है वो इतना पावरफुल नहीं है कि वो अरब के आक्रमण को रोक सके। तो वही चीज यहाँ पर पूछी गई थी। अब ध्यान दीजिएगा क्लास, जो सबसे पहला आदमी था, मतलब जो अरब आक्रमण किसके द्वारा किया गया था, मतलब पहला पर्सन कौन था, तो आप क्या नाम बताएंगे? मोहम्मद बिन कासिम का नाम। अब हम लोग इन्हीं सब चीजों को पॉइंट वाइज प्रश्नों के माध्यम से स्टडी कर लेते हैं। चचनामा किस ऐतिहासिक घटना का वर्णन करता है? आपने देखा होगा आपके परीक्षा में हिस्ट्री में चचनामा के बारे में कई बार पूछा गया है। तो बताइए, चोल वंश का उदय, सिंध पर अरबों के आक्रमण, कन्नौज पर गढ़वालों का शासक या मुगल का भारत आगमन। तो अभी तो थोड़ी देर पहले जब मैंने आपको कन्नौज पर गढ़वालों के शासन के बारे में बताया था तो मैंने एक अभिलेख के बारे में बताया था। कौन सा था? सारनाथ अभिलेख, जिसको कि किसने लिखा था? कुमार देवी ने लिखा था। कुमार देवी किसकी पत्नी थी? गोविंद चंद्र की पत्नी थी। उन्होंने अपने पति को हरि का अवतार कह दिया और कहा बनारस को
बनारस को गोविंद चंद्र ने आक्रमण से, तुर्की आक्रमण से बचाया था। ये चीज क्लियर है। अब यहां पर आपसे पूछा गया है कि चचनामा में किस ऐतिहासिक घटना का वर्णन किया है। यहां पर जो आपका सही उत्तर होगा वो ये है, सिंध पर अरबों के आक्रमण से। बी आपका सही उत्तर है। पहली चीज, पहला। दूसरा देखो, चचनामा मुख्य रूप से किस राजा के जीवन पर आधारित है? तो बताइए, राजा दाहिर, जयचंद, पृथ्वीराज चौहान या हर्षवर्धन? तो याद रखिएगा, जब हम बात करते हैं सिंध पर अरबों के आक्रमण की, तो उस समय सिंध का राजा कौन था जब अरबों ने आक्रमण किया था? तो वो थे आपके राजा दाहिर। ठीक है, ये ए आपका सही उत्तर है। फिर देखिए, अरबों ने सिंध पर आक्रमण कब किया जिसे चचनामा में वर्णित किया गया है? तो ये 1711-12 का समय था। ठीक है, तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1712। अब ध्यान देना, अरबों ने सिंध पर आक्रमण कब किया? अगर पेपर में प्रश्न पूछा गया तो आपका 712, मैं 1712 बोल रही हूँ ना, गलत बोल रही हूँ, 712, ये याद रखिएगा। मेरे साथ होता है ये, बताना सही चाह रही हूँ लेकिन 1712 बोल दी, थोड़ा सा आपकी मैम ने गलत बोल दिया, उसको सही कर लेना। ठीक है, 712, 711 से 712, मैं 1711 से 1712 बोल रही हूँ, नहीं, 711 से 712 का समय है ये, जब अरबों ने आक्रमण किया था। कहाँ पर? सिंध पर। उस समय सिंध के राजा कौन थे? राजा दाहिर थे। और इसका वर्णन हमें कहाँ मिलता है? चचनामा में मिलता है। अब और प्रश्न देखो, चचनामा मूल रूप से किसने लिखा है पूछा गया है। बलादूरी ने, इब्न बतूता ने, अली कुफी ने या मिनहाज उस सिराज ने? तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, अली कुफी ने मुख्य रूप से चचनामा लिखा है। ठीक है क्लास, जब मैप पढ़ाती हूं और ऐसे ऐसे करके इसको जूम करना चाहती हूं तब कभी नहीं जूम होता है। अभी इस समय जूम हो गया, मार्कर लग रहा है इधर चला गया आपका मार्क। एक मिनट क्लास, थोड़ा सा आप वेट करिए। क्या दिक्कत आ गई इसमें? मार्कर कहाँ चला गया? थोड़ा सा अगर आपको क्लास फॉरवर्ड करने की ज़रूरत होगी तो आप फॉरवर्ड कर लीजिएगा इसको ज़रा। थोड़ा सा टाइम दीजिएगा क्लास। अब इस प्रश्न को हम देखते हैं। यहाँ पर क्या दिया गया है? चचनामा का मूल स्वरूप क्या था? ध्यान दीजिएगा, चचनामा का मूल रूप में किसने किसने लिखा है? मूल रूप से चचनामा को किसने लिखा है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ पर बलादूरी लिखा है, इब्न बतूता, अली कुफी या मिनहाज उस सिराज। तो याद रखिएगा, चचनामा की जब हम बात कर रहे हैं तो इसको मूल रूप से अली कुफी द्वारा लिखा गया है। सी सही उत्तर है। दूसरा देखिए, चचनामा में वर्णित राजा दाहिर किस वंश से संबंधित थे? प्रतिहार वंश, चौहान वंश, ब्राह्मण वंश या फिर पाल वंश? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो राजा दाहिर थे उस समय सिंध के, ठीक है, वो आपके संबंधित थे ब्राह्मण वंश से। ठीक है, सी आपका सही उत्तर है।
अगला प्रश्न देखिए, सिंध पर आक्रमण करने वाले अरब सेनापति का क्या नाम था? तो सिंध पर सबसे पहले किसने आक्रमण किया था? मोहम्मद गजनी ने, इल्तुतमिश ने, अलाउद्दीन खिलजी ने या फिर मोहम्मद बिन काजिब ने? तो मोहम्मद बिन काजिब आपका सही उत्तर है। क्लास, ये सारे ही प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं जो कि आपके परीक्षा में ऐसे ही पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न हम देखें यहाँ पर, इस प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है। क्या दिया गया है, दिख रहा होगा आपको अच्छे से। इलाहाबाद की प्रथम संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन आपको चुनना है। इलाहाबाद की ट्रीटी की बात की गई है, फर्स्ट ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ठीक है। तो आपको पता है बक्सर का युद्ध जब हुआ था 1764 में, तो इसके बाद इलाहाबाद की 2 ट्रीटी साइन हुई है, फर्स्ट ट्रीटी और सेकेंड ट्रीटी, उसी से रिलेटेड है, ध्यान दीजिएगा। जो फर्स्ट ट्रीटी है, बोला गया है जो फर्स्ट ट्रीटी है आपकी, यह संधि शाह आलम द्वितीय और लॉर्ड क्लाइव के मध्य की गई थी। दूसरा है, इस संधि के तहत शाह आलम द्वितीय द्वारा कंपनी को हर्जाने के रूप में 50 लाख रुपए दिए जाना स्वीकार किया गया। इसमें आपको असत्य कथन को चुनना है। क्या चुनना है? असत्य कथन, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो क्लास ध्यान दीजिएगा, जो चीज़ मैं आपको बता रही थी पहले, 1764 में क्या हुआ है बताओ? 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ है और बक्सर के युद्ध को एक निर्णायक युद्ध कहते हैं। क्यों निर्णायक युद्ध कहते हैं? क्योंकि इन 2 ट्रीटी के वजह से। आपकी इलाहाबाद की फर्स्ट ट्रीटी हुई है, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद सेकेंड ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई है। जो फर्स्ट ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई है, यह शाह आलम जो कि एक मुगल शासक था, ठीक है, शाह आलम द्वितीय और लॉर्ड क्लाइव के मध्य हुई है। ये याद रखिएगा, शाह आलम द्वितीय मुगल शासक था और जो फर्स्ट ट्रीटी साइन हुई है इलाहाबाद की, वो शाह आलम और लॉर्ड क्लाइव के मध्य हुई है। और जब हम सेकेंड संधि की बात करते हैं, याद रखिएगा, सेकेंड ट्रीटी की, तो ये अवध के नवाब और क्लाइव के मध्य हुई है, ठीक है। अवध के नवाब और क्लाइव के मध्य। शाह आलम द्वितीय ने जो लॉर्ड क्लाइव के साथ संधि साइन की थी, उस संधि में इन्होंने बोला था, मुगल सम्राट ने बोला था कि मैं 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन देना इनको स्वीकार किया गया था। इसके बदले कंपनी ने इन्हें, किसके बदले? बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी के बदले। परीक्षा में पूछा जा सकता है कि जो फर्स्ट ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन हुई थी वो किसके किसके मध्य थी? तो आप बताएंगे फर्स्ट ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद जो थी वो मुगल शासक शाह आलम द्वितीय और लॉर्ड क्लाइव के मध्य साइन हुई थी, ठीक है। इसमें कहाँ कहाँ की दीवानी जो थी वो ब्रिटिशर्स को मिली, ठीक है। तो याद रखिएगा, बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की जो दीवानी थी वो मुगल शासक शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों को दे दी और इसके बदले उन्हें 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देना स्वीकार किया गया था। क्लियर है? दूसरा देखिए, कंपनी ने अवध के नवाब से कड़ा और इलाहाबाद लिया, ठीक है, लेकिन मुगल सम्राट द्वितीय को सौंप दिया उन्होंने इनसे लेकर। साथ ही साथ इलाहाबाद की द्वितीय संधि के तहत अवध के नवाब जो थे उनको कंपनी ने 50 लाख रुपए दिए जाने की बात को स्वीकार किया। इतनी चीज क्लियर है? तो जो आपके प्रश्न में ये पूछा गया था, ध्यान दीजिएगा, आपके प्रश्न में क्या पूछा गया था? यह संधि शाह आलम द्वितीय और लॉर्ड क्लाइव के मध्य हुई थी, बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरा देखिए, इस संधि के तहत शाह आलम द्वितीय को कंपनी द्वारा हर्जाने के रूप में 50 लाख रुपए दिए जाना स्वीकार किया गया था? नहीं। जो फर्स्ट ट्रीटी थी उसमें शाह आलम द्वितीय को पेंशन देने की बात की गई थी, वार्षिक पेंशन, और वो कितनी थी? 26 लाख थी, ये याद रखिएगा। ये 50 लाख वाली बात जो है वो अवध के नवाब और अंग्रेजों के मध्य सेकेंड इलाहाबाद ट्रीटी में हुई थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा गया है क्लास। क्लियर है? यहाँ पर ये जो सारे पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, याद रखिएगा, पेपर में प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जो ट्रीटी थी उसके तहत कहाँ कहाँ की दीवानी
मुगल शासक द्वारा अंग्रेजों को दी गई, तो आप बताएंगे उड़ीसा, बंगाल और बिहार की। ठीक है, ये याद रखिएगा। क्लियर है ना क्लास, दिख रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, इजिली विजिबल है। ठीक है, फिर इसी के बदले कंपनी ने मुगल सम्राट को 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन देना स्वीकार किया। पहली चीज, कंपनी ने अवध के नवाब को कड़ा और इलाहाबाद के लिए मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को सौंप दिए गए। ठीक है, और जब हम सेकेंड ट्रीटी की बात करते हैं तो ये अवध के नवाब और किसके बीच में हुई? अंग्रेजों के मध्य हुई, जिसमें 50 लाख रुपए दिए जाने की बात को स्वीकार किया गया। चल, अब आपको याद हो गया होगा। अब देखो, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। जब हम बात करते हैं 1765 की इलाहाबाद ट्रीटी के बारे में और इलाहाबाद की द्वितीय संधि के बारे में बात करते हैं, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया है, फिर रिपीट कर रही हूँ। जो सेकेंड ट्रीटी है वो किसके किसके मध्य साइन हो रही है? अवध के नवाब और अंग्रेजों के मध्य। उस समय अवध के नवाब कौन थे, ये भी परीक्षा में प्रश्न बन सकता है, तो आप शुजाउद्दौला का नाम बताएंगे। शुजाउद्दौला जो थे वो उस समय अवध के नवाब थे, जिन्होंने सेकेंड ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन किया था अंग्रेजों के साथ। इसमें सबसे पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है, 50 लाख रुपए भुगतान की बात की गई थी। दूसरा, अवध की बहाली। इस संधि के तहत शुजाउद्दौला को अवध का शासन पुनः सौंप दिया गया था, लेकिन उन्हें कंपनी के अधीन एक मित्र शासक के रूप में कार्य करना था। तीसरा पॉइंट, कंपनी को बनारस और गाजीपुर प्राप्त हुए थे। फिर चौथा पॉइंट, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद प्रदान कर दिया गया था। और फिफ्थ पॉइंट, कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी भी प्राप्त हो गई थी। ये याद रखिएगा क्लास, ये सारे पॉइंट आपके परीक्षा में इंपॉर्टेंट है। हो सकता है परीक्षा में इस तरीके से ना पूछकर कि द्वितीय संधि की बात ना करके बस वो इलाहाबाद संधि की बात करे, तो इलाहाबाद संधि में आप सारे पॉइंट बता देंगे। ठीक है, जो दीवानी थी उड़ीसा की, बंगाल की और कहाँ की, बिहार की, वो किसको दे दी गई? अंग्रेजों को दे दी गई। ठीक है, और फिर यहाँ पर याद रखिएगा, जो इलाहाबाद था, मुगल सम्राट को इलाहाबाद प्रदान किया गया, कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्रदान की गई, कंपनी को बनारस और गाजीपुर प्राप्त हुआ, अवध की बहाली हो गई, मतलब अवध की बहाली हो गई। अभी भी शुजाउद्दौला जो था वो अवध का नवाब था, लेकिन उसको एक मित्र की तरह कार्य करना था अंग्रेजों के लिए, और 50 लाख रुपए देने का भुगतान किया गया था, और 26 लाख रुपए पेंशन देने की बात किसमें की गई थी? तो आप बताएंगे फर्स्ट ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, अगर कभी पूछेगा भी तो इन्हीं सबसे पूछेगा प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया है। दिए गए कथनों में से सत्य कथन का आपको चयन करना है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में मद्रास में की गई थी। अहमदिया आंदोलन की शुरुआत 19वीं शताब्दी में पटना से की गई थी। ध्यान दीजिएगा जो मैं बताने जा रही हूँ। सबसे पहले मैंने अब आपको कई बार बताया है, जब भी हम थियोसॉफिकल सोसाइटी की बात करेंगे तो ये दो टर्म से मिलकर बना है, थियो एंड सोफिया। ठीक है, थियो मीन्स गॉड, भगवान, सोफिया मीन्स लव टुवर्ड्स द गॉड। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की भारत में स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मैडम ब्लावस्की द्वारा और कर्नल अलकाट द्वारा। याद रखिएगा, कर्नल अलकाट और मैडम ब्लावस्की का नाम याद रखिएगा। बाद में एनी बेसेंट इससे आकर जुड़ती हैं, जो कि एक आयरिश वुमेन रहती हैं, लेकिन ये इसके संस्थापक मेंबर नहीं रहती हैं, और इसकी स्थापना मद्रास में की गई थी। ये बिल्कुल सही है, ध्यान दीजिएगा क्लास, ये जो पॉइंट दिया गया है ये बिल्कुल सही है। लेकिन जब हम अहमदिया आंदोलन की बात कर रहे हैं तो अहमदिया आंदोलन की जो शुरुआत यहाँ पर पटना दी गई है, ये आपका गलत है। यहाँ पर सत्य कथन कौन पूछा गया है? तो ओनली वन इज द राइट आंसर, ये ध्यान दीजिएगा। मैंने आपको बता दिया, एक बार और रिवाइज करा देती हूँ। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1875 में हुई थी। किसके द्वारा? मैडम ब्लावस्की द्वारा और कर्नल अलकाट द्वारा। याद रखिएगा, यहाँ ध्यान दीजिए, 1889 में जाकर एनी बेसेंट आती हैं, ठीक है, और थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ती हैं। एनी बेसेंट से रिलेटेड क्या क्या पॉइंट आपको याद रखने हैं कि होम रूल मूवमेंट की अगर हम बात करें तो इसके बारे में चर्चा सबसे पहले एनी बेसेंट द्वारा की गई थी, लेकिन जो बाल गंगाधर तिलक का होम रूल मूवमेंट था वो एनी बेसेंट के होम रूल मूवमेंट से पहले स्टार्ट हो गया था। ठीक है, 1917 का
जो सेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, उसको किसने प्रिसाइड किया था? फर्स्ट विमेन ने, जिनका की नाम क्या था? एनी बेसेंट था। ये याद रखिएगा, ये सारे प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। फिर जब हम लोग बात करते हैं अहमदिया आंदोलन की, तो अहमदिया आंदोलन जो था वो कहाँ पर था? पंजाब में था, ठीक है। और इसके लीडर कौन थे? मिर्जा गुलाम अहमद। ये याद रखिएगा। इसे कादियानी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। तो अहमदिया आंदोलन 19वीं शताब्दी में किसके द्वारा शुरू किया गया था? मिर्जा गुलाम अहमद द्वारा। कहाँ पर? पंजाब में। इसे हम कादियानी आंदोलन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। बहरीन ए अहमदिया, ये एक पुस्तक है जिसको कि किसने लिखा है? गुलाम अहमद ने लिखा है। परीक्षा में ये भी पूछा जा सकता है, डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि अहमदिया आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो आप बता देंगे गुलाम अहमद ने, ठीक है। लेकिन अगर परीक्षा में प्रश्न पूछा कि बहरीन ए अहमदिया जो पुस्तक थी उसको किसने लिखा था, तब भी आप किसका नाम बताएंगे? यहाँ पर मिर्जा गुलाम अहमद का नाम। और ये मूवमेंट कहाँ पर चल रहा था? पंजाब में। क्लियर क्लास? चलो आगे बढ़ते हैं। मैं चीज़ों को एक एक दो बार इसलिए रिपीट कर देती हूँ ताकि आपके दिमाग में चीज़ें बैठने लगे। ब्लैक होल की घटना का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? तो बताइए, ब्लैक होल की घटना की बात की जा रही है। मैसूर के राजा, अवध के नवाब, बंगाल के नवाब या फिर पेशवा? तो यहाँ पर ब्लैक होल ट्रेजेडी जो थी वो कहाँ पर हुई थी? पंजाब के, अरे सॉरी, बंगाल के नवाब, ठीक है। सी आपका सही उत्तर है। पता है ना इसमें क्या था कि अंग्रेजों को एक कमरे में, उसमें औरतें भी थी, बच्चे भी थे, उनको बंद कर दिया गया था। और सफोकेशन के कारण जब सुबह उस कमरे को खोला गया तो बहुत ही लोग मरे हुए मिले उसमें सफोकेशन के कारण। तो पूछा जाता है कि आपका ये जो ट्रेजेडी थी, ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्लास। जैसे प्रश्न ने पूछा कि ब्लैक होल की घटना क्या थी, कहाँ पर हुई थी, तो आपने बता दिया बंगाल के नवाब के समय, ठीक है, बंगाल में हुई थी, बंगाल के नवाब के समय। पूछा जा सकता है उस समय बंगाल का नवाब कौन था, तो आप बताएंगे नवाब था सिराजुद्दौला। और समय क्या था? 1756 का समय था। और इसी के बाद अगर आप देखते हैं तो 1757 में प्लासी का युद्ध होता है। तो कभी भी अगर परीक्षा में आपको दे दिया ब्लैक होल ट्रेजेडी, ठीक है, और फिर दे दिया प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध, फिर इलाहाबाद ट्रीटी, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने को प्रश्न बनता है आपके परीक्षा में, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। याद रखिएगा 1756 का जो ईयर था उसमें ब्लैक होल ट्रेजेडी हुई। कौन उस समय नवाब था? नवाब सिराजुद्दौला था। और 1757 में प्लासी का युद्ध होता है। और 1764 में क्या होता है? बक्सर का युद्ध होता है। और 1765 में इलाहाबाद की ट्रीटी साइन होती है। ये क्रोनोलॉजी आपको पता होना चाहिए। आप ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट। बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला था, ठीक है, सिराजुद्दौला था। फिर उसके बाद कब हुई थी? 20 जून 1756 को ये घटना हुई थी। इस घटना के अंतर्गत बंदियों को, जिसमें स्त्रियां और बच्चे भी सम्मिलित थे, एक कक्ष के अंदर बंद कर दिया गया था। और इसका वर्णन करने वाले अंग्रेजी अधिकारी जे हालवेल ने बताया कि नवाब ने 20 जून की रात को 146 कितने 146 अंग्रेजी कैदियों को 18 फुट लंबी और 14 फुट 10 इंच चौड़े कोठरी में बंद कर दिया था। और अगले दिन देखा गया तो मात्र 23 लोग ही जिंदा बचे और सब मर गए। तो ये इतना डिटेल में नहीं पूछेगा, बस आप जान लीजिए कि एक कमरा था, उसमें 146 अंग्रेजों को बंद कर दिया गया, जिसमें बच्चे भी थे, औरतें भी थे, और सफोकेशन के कारण इनकी मृत्यु हो गई। जब अगले दिन कमरा खोला गया तो मात्र 23 लोग ही बचे थे उस कमरे में और सब मर गए। और इसके बाद आपका होता है 1757 का प्लासी का युद्ध क्लाइव के समय में। तो कहीं ना कहीं जो ये आपका ये जो ट्रेजेडी थी, ब्लैक होल की जो घटना थी, ये भी आपके रिस्पॉन्सिबल थी युद्ध के लिए। चलो 7वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है? आपको पता है एंग्लो मैसूर वॉर की हम बात करते हैं, 4 एंग्लो मैसूर वॉर हुई थी। पहली एंग्लो मैसूर वॉर जो हुई थी वो अंग्रेजों और हैदर अली के मध्य हुई थी, जिसमें हैदर अली जीतते भी हैं। लेकिन दूसरी एंग्लो मैसूर वॉर जो हुई थी उसमें हैदर अली हारते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? अंग्रेज और किसके बीच में?
टीपू के बीच में, ठीक है, टीपू सुल्तान के मध्य। और चौथे एंग्लो मैसूर वॉर में टीपू सुल्तान की भी मृत्यु हो जाती है, ये याद रखिएगा। तो इसमें बोला गया है कि किस एंग्लो मैसूर वॉर में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है, तो याद रखिएगा सेकंड में, मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में बता दिया। सी आपका सही उत्तर है। अब अगर आपको ईयर देखना है तो आप ईयर देख सकते हैं। जो प्रथम है वो 1767 में हुआ है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन कर लीजिए। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर जो है वो 1767 में आपका हुआ है, ठीक है। यहाँ पर अगर आपसे पूछेगा कि कौन उस समय थे ब्रिटिश ऑफिसर, तो आप रॉबर्ट क्लाइव का नाम बताएंगे। फिर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर में कौन सी ट्रिटी साइन हुई है, अगर पूछेगा कौन सी संधि, तो आप मद्रास संधि के बारे में बताएंगे। कौन था, ठीक है, किसके किसके मध्य था फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, तो हैदर अली थे और अंग्रेज थे। अंग्रेज की तरफ से लॉर्ड क्लाइव थे, याद रखिएगा। और कौन सी ट्रिटी साइन हुई थी, कौन सी संधि पर हस्ताक्षर हुआ था, तो मद्रास पर। जब हम दूसरी एंग्लो मैसूर वॉर की बात करते हैं तो यहाँ पर वॉरेन हेस्टिंग थे, ये याद रखिएगा, ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग थे। और यहाँ पर एंग्लो मैसूर वॉर को कौन इसकी अध्यक्षता कर रहा था, अंग्रेजों की तरफ से कौन लीड कर रहा था, तो सर आरकूट का नाम आप याद रखेंगे। सर आरकूट ने, जो आरकूट थे, उन्होंने हैदर को पोर्ट नोवो में हरा दिया था, ये याद रखिएगा। इन्होंने, पूछा जा सकता है कि किस एंग्लो मैसूर युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हुई, जैसे अभी प्रश्न में था, तो आपने बता दिया सेकेंड एंग्लो मैसूर युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हुई। इनको किसने हराया था, तो आरकूट ने हराया था। कहां पर हराया था, पोर्ट नोवो में हराया था। प्रश्न किसी भी तरीके से बन सकता है। उस समय गवर्नर जनरल कौन था, तो वॉरेन हेस्टिंग था। फिर इसके बाद देखिए, थर्ड एंग्लो मैसूर युद्ध की हम बात करते हैं, तो यहां पर आपको क्या याद रखना है, यहाँ पर टीपू सुल्तान थे और अंग्रेज थे। और उस समय कौन था, लॉर्ड कॉर्नवालिस था, ये याद रखिएगा। और कौन सी ट्रिटी यहाँ पर साइन हुई थी, तो श्रीरंगपट्टनम। पहले वाले में कौन सी, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर में कौन सी ट्रिटी साइन हुई है, ट्रिटी ऑफ मद्रास, ठीक है। दूसरे में कौन सी हुई है, जब आरकूट जो है वो हैदर अली को पोर्ट नोवो में हराता है, तो उसके बाद कौन सी ट्रिटी साइन होती है, तो यहाँ पर ट्रिटी ऑफ मैंगलोर साइन होती है, याद रखिएगा। और थर्ड में कौन सी ट्रिटी साइन होती है, तो वो आपकी है श्रीरंगपट्टनम। चलो फिर देखो, चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध की जब हम बात करेंगे तो वेलेस्ली है। कौन है, वेलेस्ली है, याद रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है। और इसके बाद आपको पता है कि जो टीपू सुल्तान थे उनकी मृत्यु हो जाती है। क्लियर। चलो अब यहां पर ध्यान देना, जो बताने जा रही हूं, ध्यान दीजिएगा क्लास। क्लाइव हैज गॉन वेल, क्लाइव हैज गॉन वेल, क्लाइव हैज गॉन वेल। तो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर वॉज हेल्ड इन द रीजन ऑफ रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। इसमें कौन सी ट्रिटी साइन हुई थी, ट्रिटी पूछ सकता है, तो मद्रास बताएंगे, बता लोगे, यस मैम, ठीक है। दूसरा जो एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ है वो हेस्टिंग के समय में हुआ है। कौन सी ट्रिटी साइन हुई है, मैंगलोर, याद रखिएगा, इन्हीं सब में स्टूडेंट्स को डिफिकल्टी होती है। थर्ड एंग्लो मैसूर युद्ध जो हुआ है वो कॉर्नवालिस के समय में हुआ है। कौन सी ट्रिटी साइन हुई है बताओ, तो यहाँ पर श्रीरंगपट्टनम। और आखिरी जो हुआ है वो आपका किसके मध्य हुआ है, वेलेस्ली और टीपू सुल्तान के मध्य। तो बस आप ये याद रखिए, क्लाइव हैज गॉन वेल, ठीक है। और फर्स्ट में मद्रास, फिर मैंगलोर, मैं दिख ही नहीं रही हूं यहाँ पर, मद्रास फिर मैंगलोर, ठीक है। फिर उसके बाद आपका क्या है, श्रीरंगपट्टनम, ये भी याद रखिएगा। चलो याद हो गया होगा। अब आठवां प्रश्न देखिए ध्यान से, आप लोगों को आता होगा। ब्रह्म समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन को चुनिए। इसने धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए पुरोहित वर्ग के प्रभुत्व को नकार दिया। इसने अवतारवाद का खंडन किया।
तो बताइए, जब हम बात करते हैं यहाँ पर क्लास ब्रह्म समाज की, तो ब्रह्म समाज से रिलेटेड आपको कौन कौन से पॉइंट याद रखने हैं? सबसे पहला पॉइंट आप याद रखेंगे कि आत्मीय सभा, ठीक है। आत्मीय सभा का गठन किसने किया था? राजा राम मोहन रॉय ने किया था। ये सब चीजें मैंने आपको बताई है, ठीक है। उसके बाद ब्रह्म समाज की स्थापना ये करते हैं 1828 में, और इसी के मध्य अगर आप देखेंगे वेदांता सोसाइटी, वेदांता कॉलेज, हिंदू कॉलेज में भी इनका योगदान रहता है, इनके भी इस्टेब्लिशमेंट में, ठीक है। राजा की उपाधि इनको किसके द्वारा दी गई थी? अकबर द्वितीय द्वारा दी गई थी। युगदूत इनको किसने कहा है? बताओ। युगदूत इनको सुभाष चंद्र बोस ने कहा है। किसको? राजा राम मोहन रॉय को। मैंने आपको बताया था ये सब चीजें। सती प्रथा के विरुद्ध इन्होंने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी। क्यों? क्योंकि इनकी अपनी भाभी को भी सती कर दिया गया था, जिंदा जला दिया गया था जब इनके भाई की मृत्यु हो जाती है। तो ये सती प्रथा के अगेंस्ट थे। ये चीजें मैंने सब आपको बताई है और आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, इसने धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए पुरोहित वर्ग के प्रभुत्व को नकार दिया था। अब राजा राम मोहन रॉय जो थे ना, वो खुद एक ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे, लेकिन ये जो इस तरीके के रीति रिवाज थे, जैसे अभी मैंने आपको बताया सती प्रथा, इन सब चीजों को नहीं मानते थे। वो एक ईश्वरवाद की बात करते थे, भगवान एक हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो अगर आपको ये सब चीजें पता होगी तो आपको पता होगा कि ब्रह्म समाज में या आत्मीय सभा में इन्होंने क्या बातें कही। तो यहाँ पर पुरोहित वर्ग के प्रभुत्व को नकार दिया। हाँ, ये खुद ब्राह्मण उसके थे, लेकिन इन्होंने सती प्रथा का विरोध किया, जिसकी वजह से इनको इनके परिवार से निकाल भी दिया गया। और ये कई ऐसी रीतियों का विरोध करते थे जो इनको सही नहीं लगती थी, जहां पर इनको ये लगता था कि मनुष्य जो है वो मनुष्य का ही शोषण कर रहा है, ठीक है। एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण कर रहा है, और ये जो रीतियां हैं वो फॉलो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसने अवतारवाद का खंडन किया था, तो ये भी आपका सही है, ठीक है, याद रखिएगा। तो दोनों ही बिल्कुल सही उत्तर है, सी आपका आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, वाइकोम सत्याग्रह मंदिर में प्रवेश के लिए किया गया सत्याग्रह था। महात्मा गांधी ने इस सत्याग्रह का विरोध किया। तो मैंने आपको वाइकोम सत्याग्रह के बारे में कई बार बताया, ये बिल्कुल सही है। वाइकोम सत्याग्रह जो था वो मंदिर में प्रवेश को लेकर था, ठीक है। दूसरा जो स्टेटमेंट दिया गया है, महात्मा गांधी ने इसका विरोध किया, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा क्लास? यहाँ पर ए तो ट्रू है, बट आपका जो एक्सप्लेनेशन है आर वो फॉल्स है। सी आपका सही उत्तर है। अब देखिए, वाइकोम सत्याग्रह के बारे में अगर पूछा जाएगा तो आप बोलेंगे केरल के त्रावणकोर में एक गांव है वाइकोम, जहां पर मंदिरों के अंदर दलितों का प्रवेश वर्जित था। मतलब जो दलित थे वो मंदिर के अंदर नहीं जा सकते थे। केरल के त्रावणकोर के एक गांव वाइकोम में दलित जो थे वो मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते थे, और इसी का विरोध वहां के जो लीडर थे टी.के. माधवन और के. कलप्पन ने किया था, ठीक है, ये याद रखिएगा। और इन्होंने वहां पर गांधी जी के नेतृत्व में, अगर हम कहें, ठीक है, तो गांधीवाद धारणा से प्रभावित होकर, गांधीवादी थे, याद रखिएगा, इन्होंने गांधीवादी आंदोलन चलाया, और महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को, वाइकोम सत्याग्रह को सपोर्ट किया था। हाँ, ये डायरेक्टली पहले इन्वॉल्व नहीं थे इसमें, लेकिन इनका सपोर्ट था। ये चीज याद रखिएगा, क्लास परीक्षा में आपको कंफ्यूज किया जा सकता है। तो पहला आप क्या बताएंगे कि वाइकोम कहाँ था? तो वाइकोम क्या बताएंगे? केरल के त्रावणकोर में एक गांव है जिसका नाम वाइकोम है, जहां पर दलित वर्ग का प्रवेश मंदिरों में वर्जित था। लेकिन कुछ गांधीवादी लीडर थे जिन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई, जिसमें आपको कलप्पन का नाम याद रखना है और माधवन का नाम याद रखना है। टी.के. माधवन और के. कलप्पन का नाम कब हुआ था? 1924 से 25 में हुआ था। इस आंदोलन के समर्थन में गांधी जी ने केरल की यात्रा की थी, और केरल में छुआछूत की जड़ें काफी गहरी जमी हुई थी। यहाँ के स्वर्णों से अवर्णों को 16 से 32 फीट दूरी बना के रखना चाहिए था। जो स्वर्ण वर्ग थे वो 32 फीट की दूरी बनाकर चलते थे। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो मैंने आपको बता दिया, बस आप इतना याद रखिएगा। और अगर आपसे बाई चांस पूछ लिया कि जो अवर्णों की बात की गई है उसमें कौन कौन से अछूत जातियां शामिल थी, अगर पूछा जाएगा, तो एजवा और पुलैया याद रखिएगा।
अगर बहुत डेप्थ में जाके प्रश्न बनता है तब पूछ लिया जाएगा, तो एजवा और पुलैया याद रखिएगा। चलो अगला हम देखते हैं। भारतीय साम्यवादी दल के संदर्भ में दिए गए कथनों में से असत्य कथन हमें चुनना है, हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। इसकी स्थापना बंगाल में की गई थी। इस दल का उद्देश्य भारत के लिए पूर्ण स्वराज प्राप्त करना था। ठीक है, इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी की जब हम बात करते हैं क्लास, तो इसकी स्थापना कहाँ दिया गया? बंगाल में दिया गया, जो कि बिल्कुल गलत है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब हम बात करते हैं इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी की, तो इसका गठन जो है वो कानपुर में किया गया था। देख लीजिए आप यहाँ पर, इसका गठन जो था वो कानपुर में किया गया था 1924 में। किसके द्वारा किया गया था? सत्यभक्त द्वारा। ठीक है, सितंबर 1924 में कानपुर में भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना की गई थी। भारत के लिए पूर्ण स्वराज की प्राप्ति जो थी वो इनकी मांग थी। तो यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट तो आपका बिल्कुल सही है, लेकिन पहला स्टेटमेंट गलत है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? क्या पूछा गया था? फॉल्स स्टेटमेंट। तो ए आपका गलत है, क्योंकि यहाँ पर बंगाल नहीं, यहाँ पर कानपुर होना चाहिए। ठीक है, 1924 ईयर भी आप लोग याद रखेंगे। अगला हम देखते हैं। असहयोग आंदोलन के शुरू होने के दिन निम्नलिखित में से किसकी मृत्यु हुई थी? ये चीज मैंने आपको कई बार बताया है। जब हम असहयोग आंदोलन की शुरुआत की बात करते हैं तो ये 1920 में स्टार्ट होता है, अगस्त मंथ में। ठीक है, और बाल गंगाधर तिलक जो कि आपके एक एक्सट्रीमिस्ट थे, जो गरम दल के नेता थे, उनकी मृत्यु 1 अगस्त 1920 में होती है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा कि 1920 में जब असहयोग आंदोलन भारत में स्टार्ट होता है, उसी दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु भी हो जाती है। चलो 1942 का जो वर्धा हुआ था ना, वर्धा सेशन, उसमें बोला गया था कि हम लोग 1 अगस्त को तिलक दिवस के रूप में मनाएंगे। ये भी याद रख लीजिएगा। 12वां प्रश्न, वर्ष 1924 में गठित मूडीमैन समिति में निम्नलिखित में से किस भारतीय को शामिल किया गया था? तो मूडीमैन कमिटी जो है उसमें किस भारतीय को सम्मिलित किया गया था? 1924 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ है। भीमराव अंबेडकर, मोहम्मद अली जिन्ना, मोतीलाल नेहरू या विपिन चंद्र पाल? तो यहाँ पर याद रखिएगा मोहम्मद अली जो है जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, वो इसका सही उत्तर है। मूडीमैन समिति में इन्हें शामिल किया गया था 1924 में। यहाँ पर देखिए प्रश्न बन सकता है कि मूडीमैन समिति जो थी वो उसको कमिटी को अपॉइंट किस लिए किया गया था? तो 1999 में एक कमीशन आया था आपका, वो कौन सा कमीशन था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म ना। और उसी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के द्वारा 1921 में लागू संविधान में जो द्वैत शासन प्रणाली थी उसके कामकाज की समीक्षा के लिए मूडीमैन समिति को अपॉइंट किया गया था अलेक्जेंडर मूडीमैन के अध्यक्षता में 1924 में। किस एक्ट के बारे में? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म में द्वैत शासन प्रणाली की बात की थी। ठीक है, 1921 में लागू किया गया था। इसी को चेक करने के लिए 1924 में अलेक्जेंडर मूडीमैन की अध्यक्षता में एक इंक्वायरी समिति बिठाई गई, जिसमें मात्र जो भारतीय शामिल थे वो कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना। चलो, और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मोहम्मद अली जिन्ना तो आपको यहाँ पर दिया था, यहाँ पर लेकिन अगर प्रश्न में आपको तेज बहादुर सप्रू या परामचे का नाम दिया हो तो वो भी बिल्कुल सही है। कुछ और लीडर्स भी थे, वो भी नाम मैं आपको एक बार बता देती हूँ। देखिए, इसका उद्देश्य भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत 1921 में लागू संविधान में द्वैत शासन पद्धति के कामकाज की समीक्षा करने के लिए था। ठीक है, इस समिति के भारतीय सदस्य में सर शिवास्वामी अय्यर, परांजपे, तेज बहादुर सप्रू, मोहम्मद अली जिन्ना और विजय चंद्र महताब शामिल थे। तो ये याद रखिएगा, कहीं अगर परीक्षा में दे दिया कि इसमें खाली मोहम्मद अली जिन्ना या तेज बहादुर सप्रू शामिल थे तो तुरंत गलत कर दीजिएगा। मूडीमैन समिति जिसकी की अध्यक्षता
अलेक्जेंडर मुडीमैन ने की थी 1924 में, जो कि भारत में आया था। किस लिए आया था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म में जो द्वैध शासन प्रणाली को लागू किया गया था 1921 में, उसकी समीक्षा करने के लिए, जिसमें कुछ भारतीय भी शामिल थे, जैसे आप बताएंगे सर शिवस्वामी अय्यर, फिर परांजपे, तेज बहादुर सप्रू, मोहम्मद अली जिन्ना और बिजॉय चंद महताब। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के निम्नलिखित में से कौन सी घटना अंत में घटित हुई है? तो चलो बताओ, इंडिविजुअल सत्याग्रह कब घटित हुआ है? इंडिविजुअल सत्याग्रह जो है वो 1940 में महात्मा गांधी द्वारा स्टार्ट किया गया था, जिसमें इन्होंने फर्स्ट सत्याग्रही जिसको चूज किया था उनका नाम क्या है? बताओ, विनोबा भावे। ठीक है, और सेकंड सत्याग्रही जो थे वो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। याद रखिएगा, इंडिविजुअल सत्याग्रह 1940। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, लिख भी दूं क्लास? लिख देती हूं, क्यों कंजूसी किया जाए ना लिखने के लिए। 1940 में, ठीक है, पहले विनोबा भावे पहले सत्याग्रही थे, दूसरे कौन थे? जेएल नेहरू थे। याद रखिएगा, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1932 का समय है। वर्धा सेशन 1942 का सेशन है। द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो ये जब महात्मा गांधी कहाँ से, आपको पता है ना, जब यहाँ पर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ था भारत में, उस समय इंग्लैंड में फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है, जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टिसिपेट नहीं करती है। लेकिन फर्स्ट आरटीसी में जब आईएनसी पार्टिसिपेट नहीं करती है तो ये लोग किसी भी कंक्लूजन में नहीं आ पाते हैं। इसलिए बोला जाता है जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगी उसमें कांग्रेस का आना भी अनिवार्य है। तो अब कांग्रेस क्यों आएगी? कांग्रेस तो यहाँ पर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कर दी है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। लेकिन फिर एक मीटिंग बिठाई जाती है, किसके किसके मध्य? गांधी जी और इरविन के बीच, जिसे हम गांधी इरविन पैक्ट कहते हैं। तो गांधी जी ने कुछ प्रस्ताव रखे थे जिसको कि इरविन ने जब पूर्ण किया तो यहाँ पर बोला गया आईएनसी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पे थोड़े दिन पॉज लगाती है और महात्मा गांधी, सरोजनी नायडू और लीडर्स के साथ कहाँ जाएंगे? सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को में पार्टिसिपेट करने के लिए। लेकिन आपको पता है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में मैकडोनल्ड ने क्या अनाउंस कर दिया? कम्युनल अवार्ड, जिसका कि विरोध महात्मा गांधी ने किया। और भारत आने के बाद भी ये आमरण अनशन पे बैठे। और जब महात्मा गांधी की तबीयत बहुत खराब होने लगी तो भीमराव अंबेडकर पर लोगों ने कहा कि आप गांधी जी से वार्तालाप करिए और कोई पैक्ट साइन करिए। तो बाद में पैक्ट साइन हुआ जिसको कि हम पूना पैक्ट कहते हैं 1932 में। ठीक है, ये सब पता होना चाहिए आपको, परीक्षा में पूछा जा सकता है। अब महात्मा गांधी क्यों नहीं चाहते थे कि कम्युनल अवार्ड जो है वो दलितों को मिले? क्योंकि देखिए क्लास, 1909 की जब हम बात करते हैं, जिसको कि बोला जाता है कि 1909 वाला जो एक्ट था, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, उसने पाकिस्तान की नींव रख दी थी। क्यों नींव रख दी थी? क्योंकि यहाँ पर हमने सेपरेट इलेक्टोरेट की बात कर दी थी मुस्लिम्स के लिए। सेपरेट इलेक्टोरेट मतलब क्या होता है? पृथक निर्वाचन, कि जहाँ पर भी इलेक्शन होगा अगर वो मेजॉरिटी एरिया है, ठीक है, मेजॉरिटी प्रोविंस है, तो उस वहाँ पर उस प्रोविंस में उस जगह पर मुस्लिम ही लीडर्स इलेक्शंस लड़ेंगे। अगर ए बी सी 3 कैंडिडेट खड़े हैं इलेक्शन में तो तीनों मुस्लिम होने चाहिए, प्लस उनको जो वोट देंगे वो भी मुस्लिम ही होंगे। ये होता है पृथक निर्वाचन, सेपरेट इलेक्टोरेट, जिसके के विरोध किया महात्मा गांधी ने। कहा कि पहले ही फूट डाल दिया है, अब एक और फूट पड़ जाएगी तो मैं कम्युनल अवार्ड को नहीं सपोर्ट करूंगा। बाद में गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में कुछ मुद्दों को लेकर क्या होता है, मतलब आपसी सहमति होती है और पूना पैक्ट साइन होता है। ये सारी चीजें पता होना चाहिए आपको। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो वर्धा प्रस्ताव जो है वो सबसे आखिरी है। ठीक है, सी आपका सही उत्तर है। वर्धा प्रस्ताव जो है वो सबसे आखिरी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं वर्धा प्रस्ताव से, जहां से आपकी परीक्षा में प्रश्न बन सकता है। सबसे पहले वर्धा प्रस्ताव भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा हुआ एक प्रस्ताव था। कांग्रेस कार्य समिति 14 जुलाई 1942 को वर्धा में बैठक की। वर्धा में इन्होंने बैठक किया इंडियन नेशनल कांग्रेस ने और भारत छोड़ो प्रस्ताव को पारित किया।
क्विट इंडिया मूवमेंट का समय है। तभी तो अगस्त में 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट आपका स्टार्ट होता है। करो या मरो का नारा गांधी जी दे देते हैं, पता है ना। दूसरा देखो, इस प्रस्ताव में मांग की गई कि भारत में ब्रिटिश शासन को तुरंत खत्म कर दिया जाए। क्विट इंडिया, अभी छोड़ो भारत को, डू और डाई, चलो अभी तुरंत छोड़ो वाली बात कर दी गई। इस बैठक में यह भी फैसला लिया गया कि गांधी जी को अहिंसक जन आंदोलन की कमान संभालने का अधिकार दिया जाएगा। 7 अगस्त 1942 को बॉम्बे की अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिली और 8 अगस्त को ग्वालियर टैंक मैदान से इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू किया, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, और गांधी जी ने क्या बोला, इसी में गांधी जी ने बोला करो या मरो का आह्वान दिया। ठीक है, और भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी हम जानते हैं। चलो, और आपको पता है कि भारत छोड़ो आंदोलन में जितने भी आपके बड़े बड़े लीडर्स थे सबको अरेस्ट कर दिया गया था। तो यहाँ पर हमें कुछ नए लीडर्स का नाम मिलता है, जैसे उषा मेहता। ठीक है, पता है ना। तो अभी इसको हम प्रश्नों के माध्यम से डिस्कस करेंगे, अभी बता देंगे तो आपको आंसर आ जाएगा। चलो, अब यहाँ पर देखो, निम्नलिखित विद्रोहों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करिए। तो चलो बता, अहोम सत्याग्रह की जब हम बात करेंगे तो ये कब हुआ है, 1828 में हुआ है। ठीक है, रंपा विद्रोह की अगर हम बात करेंगे तो ये 1879 में। ठीक है, पाइक विद्रोह की जब हम बात करेंगे, पाइक विद्रोह की, तो ये 1817 में। और ताना भगत विद्रोह की जब हम बात करेंगे तो ये 1914 में। तो अब आप लोग अरेंज कर लीजिए। यहां पर सबसे पहले कौन सा विद्रोह हुआ है, सबसे पहले 1828 में, यहां पर ध्यान दीजिएगा, नहीं, सबसे पहले पाइक विद्रोह हुआ है 1817 में। ठीक है, फिर उसके बाद अहोम विद्रोह हुआ है, फिर रंपा विद्रोह हुआ है 1879 में, और फिर ताना भगत विद्रोह हुआ है। सी आपका सही उत्तर। देखो, 2 के बाद आपका क्या है, 1 है। यहां पर देख लो क्लास, सी आपका सही उत्तर है, ध्यान दीजिएगा। यहां पर देखो 1817 की जब हम बात करेंगे तो पाइक विद्रोह हुआ है, जो कि मैंने आपको बताया, जिसका कि नेतृत्व किसने किया था, तो आप बताएंगे जगबंधु द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था, उड़ीसा में। इंपॉर्टेंट है। 1828 में अहोम विद्रोह हुआ है, कहाँ हुआ है, असम में हुआ है। किसने नेतृत्व किया था, गोमधर ने किया था, गोमधर कुंवर ने किया था, याद रखिएगा। रंपा विद्रोह 1879 में हुआ है। ठीक है, कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में। और नेतृत्व किसने किया था, सीताराम राजू के नेतृत्व में यह हुआ था। ताना भगत आंदोलन झारखंड में हुआ है 1914 में, यहां पर ध्यान दीजिएगा, 1914 में। और इसका नेतृत्व किसने किया था, जतरा भगत द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। याद रहेगा, थोड़ा समय लेना है तो आप ले भी सकते हैं। देखिए क्लास, ऐसे प्रश्न परीक्षा में बनते हैं तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। पाइक विद्रोह याद रखिएगा 1817 में जगबंधु के नेतृत्व में उड़ीसा में हुआ था। 1828 में अहोम विद्रोह हुआ था गोमधर कुंवर के नेतृत्व में असम में। 1879 में आंध्र प्रदेश में सीताराम राजू के नेतृत्व में हुआ था रंपा विद्रोह। और ताना भगत आंदोलन जो है वो झारखंड में 1914 में हुआ था, जिसका के नेतृत्व किसने किया था, जतरा भगत ने किया था। ठीक है क्लास, चलो अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस की बात की गई है। वर्ष मुजफ्फरपुर ने किस वर्ष मुजफ्फरपुर के जिला न्यायाधीश D.H. किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था। यहां पर भी एक स्टोरी है, याद रखिएगा 1908 का समय है ये, जब प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस अटैक करना चाहते हैं किस पर, किंग्सफोर्ड पर, मुजफ्फरनगर में। ठीक है, तो यहां पर 1908 आपका सही उत्तर है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जब प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम उन पर अटैक करते हैं तो किंग्सफोर्ड जो है वो तो बच जाता है, लेकिन जो बैरिस्टर कैनेडी हैं उनकी पत्नी और बेटी इसमें घायल हो जाती है और उनकी मृत्यु हो जाती है। तो जिनको इन्होंने, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्सफोर्ड को, जो कि मजिस्ट्रेट थे मुजफ्फरनगर के,
उनकी बोगी पर वो अटैक करना चाहते थे, लेकिन वो गलत उस पर अटैक कर देते हैं, जिसके कारण यहाँ पर एक लेडी और एक लड़की की मृत्यु हो जाती है, जो कि बैरिस्टर कैनेडी की पत्नी और बेटी थी। ये चीज़ क्लियर है। अब पकड़े जाने के डर से जो प्रफुल्ल चाकी थे वो खुद ही अपने आप को ख़त्म कर लेते हैं, गोली मार देते हैं, ठीक है, अंग्रेज़ों से पकड़े जाने के डर से। और अगर हम बात करें यहाँ पे प्रफुल्ल चाकी की मैंने बात बता दी आपको। अब खुदीराम बोस जो थे, खुदीराम बोस को क्यों जाना जाता है? क्योंकि ये यंगेस्ट लीडर थे, सबसे हम कह सकते हैं सबसे यंग थे जिन्हें फांसी मिली थी उस समय। ये दोनों चीज़ याद रखिएगा क्लास, ठीक है। खुदीराम बोस सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाले क्रांतिकारी थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, पूछा जाता है। और प्रफुल्ल चाकी ने क्या कर लिया था? आत्महत्या कर लिया था, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको अरेंज करना है इन चीज़ों को, तो ध्यान दीजिएगा क्लास, थोड़ा समय लीजिए। क्रिप्स प्रपोजल, ऑगस्ट ऑफर, वेवल और सीआर फॉर्मूला दिया गया है। थोड़ा हिंट दूंगी, मैं हमेशा अपने स्टूडेंट से कहती हूँ कि याद रखिएगा। थोड़ा स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा स्टोरी के फॉर्म में सुनिए, कभी नहीं भूलेगा। एक घूंट पानी पीती हूँ फिर आपको बताती हूँ। ध्यान से सुनिएगा क्लास, जो बताने जा रही हूँ मैं आपको अभी। असल में क्या बात थी, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था तो मैंने आपको पहले भी ये चीज़ बताई है कि भारत ने अंग्रेजों का साथ दिया था, ठीक है। पंजाब कुछ ऐसे से क्षेत्र थे, जैसे कुछ ऐसे स्टेट थे जहाँ के जो लीडर्स हुआ करते थे, उन्होंने भी अपने यहाँ के जो यंग बच्चे थे उनको वर्ल्ड वॉर 1 में अंग्रेजों के सपोर्ट के लिए भेजा। तो पंजाब के जो यूथ थे ना, उन्होंने ब्रिटिशर्स को ज्वाइन किया और वर्ल्ड वॉर 1 लड़ा। किसकी तरफ से? ब्रिटिशर्स की तरफ से। लेकिन उल्टा उनको क्या गिफ्ट मिला? रॉलेट एक्ट, बिना वकील बिना दलील वाला कानून, कि अगर किसी को भी लगे कि भाई ये है क्रांतिकारी है या विद्रोह कर रहा है, पकड़ के कॉलर जेल में बंद कर दो। बेचारा वो आदमी बोल भी ना पाए कि नहीं हमने कुछ नहीं किया, हम बस एकदम यहीं से जा रहे थे, हमारी कोई गलती नहीं है। तो आप सोचो, एक तरफ हमारे यहाँ के जो यूथ हैं वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं वर्ल्ड वॉर 1 में, दूसरी तरफ आप हैं जो कि रॉलेट एक्ट लेकर आ रहे हैं 1919 में, जलियांवाला बाग कांड कर दे रहे हैं 1919 में, डायर गोलियां चला देता है निहत्थे लोगों पर। यही तो होता जलियांवाले बाग में। बहुत से लोग जलियांवाले बाग में क्या सेलिब्रेट करने आते? बैसाखी सेलिब्रेट करने आते हैं। साथ ही साथ कुछ ऐसे भी लोग रहते हैं जो कि किचलू ब्रदर्स के अरेस्ट के को मतलब इसके प्रदर्शन करने आते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो निहत्थे होते हैं और वो बैसाखी सेलिब्रेट करने आए थे और उनको ये भी आइडिया नहीं रहता है कि ऐसा अनाउंसमेंट किया गया है कि किसी भी तरीके की गैदरिंग नहीं होगी। ये चीज़ उनको नहीं पता थी। लोग अपना फेस्टिवल सेलिब्रेट करने आए हैं, डायर गोलियां चलवा देता है, कितने लोग मर जाते हैं। तो अब आप सोचिए, हम भारतीयों ने आपका सहयोग किया वर्ल्ड वॉर 1 में, आपकी तरफ से हम लड़े और आप वहां पर भी कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन कर रहे थे। आपके यहाँ के जो सोल्जर्स थे उनको तो प्रॉपर डाइट मिल रही थी, लेकिन इंडियन सोल्जर्स जो थे बेचारे हड्डियां दिखने लगी थी, उनको खाना भी ढंग से आप नहीं देते थे। तो हमारा युद्ध तो नहीं था, वो भारत का तो युद्ध नहीं था, वो तो अंग्रेजों का युद्ध था वर्ल्ड वॉर 1, जिसमें हमने आपका साथ दिया। लेकिन उल्टा आपने हम पर क्या किया? जलियांवाला बाग, रॉलेट एक्ट सब लगा दिया। समझिए, अब हम कहीं ना कहीं जागरूक हो रहे थे और हमें ये समझ में आ रहा था कि ये जो अंग्रेज हैं वो हमारा हित नहीं चाहते हैं। और जब वर्ल्ड वॉर 2 का समय आता है तो यहाँ के वॉइसरॉय जो रहते हैं लिलिंथगो, वो अनाउंस कर देते हैं। वो क्या कर देते हैं? वो अनाउंसमेंट कर देते हैं। ध्यान से सुनिएगा, वो 3 सितंबर 1939 को लिलिंथगो जो वाइसरॉय है वो अनाउंसमेंट कर देता है कि जो भारत है वो अंग्रेजों की तरफ से युद्ध में उतरेगा और युद्ध में लड़ेगा, जैसे कि वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लड़ा था, हमारा सहयोग करेगा।
अब कौन सा समय चल रहा है? 1939। हमारे यहाँ के लीडर सब समझ में उनको आ गया है। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कहा कि हम भारत की इतनी बड़ी पार्टी हैं, आपने लिंथगो जी, आपने इतना बड़ा अनाउंसमेंट करने के पहले हमसे एक बार पूछने का भी नहीं सोचा। एक बार पूछना तो चाहिए था कांग्रेस से कि भाई क्या आप लोग हमारा सहयोग करेंगे कि नहीं करेंगे। बिना हमसे पूछे आपने सितंबर 1939 में डिक्लेयर कर दिया कि इंडियंस जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं वर्ल्ड वॉर सेकेंड में अंग्रेजों का। अब ऐसा नहीं चलेगा। तो इसी के चलते आप देखेंगे 22 अक्टूबर 1939 को क्या करता है, कांग्रेस के जो मेंबर्स होते हैं वो अपने पोजीशन से रिजाइन कर देते हैं। कांग्रेस रिजाइन कर देता है पूरा 1939 में। ठीक है, अब 1940 का समय आया है। वर्ल्ड वॉर 2 में अंग्रेजों की जो स्थिति है वो बिगड़ती जा रही है और कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट की आवश्यकता है इंडियंस की। वो उनका सपोर्ट अब पा नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमारे लीडर्स भी रिजाइन कर दिए रहते हैं। तो ये कहते हैं कि अच्छा रुकिए हम आपके लिए एक ऑफर लेके आते हैं। देखो ऐसे पढ़ोगे तो याद रहेगा। हम आपके लिए एक ऑफर लेके आते हैं जिसका कि नाम है अगस्त ऑफर। और मैंने आपको हमेशा एक चीज बोली है, कभी आप मॉल भी घूमने जाओ तो लिखा रहेगा 58% ऑफ, 60% ऑफ, 90 प्लस 10% ऑफ, 100% ऑफ। और फिर एक छोटा सा ऐसे एस्ट्रिक बना रहेगा और लिखा रहता है टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड। सेम इसी तरीके से हमारे लिए एक ऑफर लाया गया अगस्त ऑफर और बोला गया कि अरे आप लोग डिमांड कर रहे थे ना, आप लोग डिमांड कर रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए, हमें संवैधानिक सभा चाहिए, संविधान सभा चाहिए। हाँ, हम आपके लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे, बनेगी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और आप ही लोग अपने संविधान को लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, भारतीय लिखेंगे, लेकिन हम आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे। क्या मिलेगा? डोमिनियन स्टेटस। मतलब आपका अपना संविधान होगा, सब होगा, लेकिन अभी भी आप ब्रिटिश क्राउन के अधीन ही रहोगे। 1940 के समय में अगस्त ऑफर में बोला जा रहा है, जो मैं आपको बता रही हूं, ध्यान दीजिएगा। पहली चीज क्या बोली गई कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी, ठीक है। दूसरी चीज बोली गई कि डोमिनियन स्टेटस ही आपको मिलेगा। एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है वाइसरॉय की, जो वाइसरॉय की जो कार्यकारिणी, जो वो एग्जीक्यूटिव्स जो है, काउंसिल जो है, परिषद, कार्यकारिणी परिषद जो है, उसमें इंडियंस का रिप्रेजेंटेशन बढ़ा दिया जाएगा। चलिए ये भी हम आपको देते हैं। अब वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में ज्यादा इंडियंस बैठेंगे। ऑफर दे रहा है अंग्रेज, ऑफर अंग्रेज, ठीक है। बस आप लोग वर्ल्ड वॉर सेकेंड में हमारा सपोर्ट करिए और वर्ल्ड वॉर सेकेंड को एक बार खत्म होने दीजिए। हम एक वॉर काउंसिल बनाएंगे और उस वॉर काउंसिल में इंडियंस को भी शामिल करेंगे और फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, डोमिनियन स्टेटस, ठीक है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में ज्यादा रिप्रेजेंटेशन, सब आपको दे दिया जाएगा जो अभी तक आप डिमांड कर रहे थे। बस एस्ट्रिक टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड आफ्टर वॉर, वॉर काउंसिल बनेगी। अब आईएनसी के मेंबर्स 1939 22 अक्टूबर को रिजाइन कर चुके हैं। अब उनके सामने अगस्त ऑफर रख दिया गया। जो आईएनसी के मेंबर्स थे उनका सर चकराने लगा, क्या ये क्या चल रहा है। ये लोग तो भूल गए हैं कि एक समय था 1929 का, ध्यान से सुनिएगा क्लास, 1929 का और दिसंबर 1929 का, और एक समय था 1928 का। 1928 में पीछे चलते हैं, 1928 का समय, 1928 में जब साइमन कमीशन 27-28 में भारत में आता है तो हम कहते हैं कि हम साइमन कमीशन को नहीं स्वीकार करते हैं। क्यों? क्योंकि साइमन कमीशन हमारे लिए आया है, ठीक है, हमारे लिए आया है, हमारी मशीनरी को चेक करने आया है और उसमें कोई भारतीय नहीं, हम नहीं मानते। हमें चैलेंज दे दिया गया कि आप लोग इतने योग्य हैं तो अपनी रिपोर्ट बना के तैयार करिए। 1928 में हमने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी जिसको कि हम नेहरू रिपोर्ट कहते हैं ना, और नेहरू रिपोर्ट में हमने मांगा था कि हमें स्वराज चाहिए, हमें स्वराज चाहिए। और अगर आप 1928 में हमारी बात को स्वीकार कर लिए होते तो शायद हम डोमिनियन स्टेटस को अपना लिए होते,
लेकिन उस समय आपने नेहरू रिपोर्ट को नहीं स्वीकार किया, 1 साल तक आपने कोई एक्शन नहीं लिया। दिसंबर 1929 का समय आया, 1 साल बाद, दिसंबर 1929 का, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कहा अब हमको डोमिनियन स्टेटस चाहिए ही नहीं, अब हमको स्वराज चाहिए, अब हमको पूर्ण स्वराज चाहिए, हमको कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, हम किसी क्राउन राउंड के अंडर नहीं रहेंगे, हम ब्रिटिश सॉवरेनिटी को नहीं एक्सेप्ट करेंगे, हम पूर्ण स्वराज की मांग करते हैं। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने लाहौर सेशन में रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में झंडा फहराया और कहा आने वाले 26 जनवरी 1930 को हम पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाएंगे। तो सोचो 1929 में हमने पूर्ण स्वराज की मांग कर दी है और आप 1940 में अगस्त ऑफर में आप हमको लालच दे रहे हो, ऑफर दे रहे हो कि भाई बस हमारी मदद करो, वर्ल्ड वॉर सेकेंड में वर्ल्ड वॉर सेकेंड खत्म होने दो, हम आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे, हम एग्जीक्यूटिव काउंसिल में आपके रिप्रेजेंटेशन को बढ़ा देंगे, हम वॉर काउंसिल बनाएंगे जो सब चीजों पे डिस्कस करेगा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी जिसमें इंडियंस होंगे। हमको नहीं चाहिए, अब इस ऑफर का कोई मतलब नहीं है, रखिए अपना ऑफर, रखिए हाँ, और करिए मीटिंग हाँ। हमारा तो 1929 में डिसाइड हो गया है कि हमको अब पूर्ण स्वराज ही चाहिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस ही चाहिए, नहीं चाहिए ऑफर, नहीं करेंगे हम वर्ल्ड वॉर सेकेंड में आपकी मदद। अब अंग्रेजों पर प्रेशर बढ़ता जा रहा है, अगस्त ऑफर से कुछ नहीं हुआ, क्रिप्स मिशन भेजा गया, जाओ क्रिप्स जाओ भाई, आप बहुत जानते हो, जाओ फिर से। तो क्रिप्स प्रपोजल आया। अब क्रिप्स भी प्रपोजल में कहीं ना कहीं यही सब बातें करते हैं। एक बात और ऐड कर देते हैं, अगर कोई प्रोविंस अलग रहना चाहता है तो हम उसे अलग भी रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग चिंता मत करिए। और माइनॉरिटीज को क्रिप्स में एक क्लॉज दिया गया था, माइनॉरिटीज को हम वीटो पावर देंगे, अगर माइनॉरिटी जो हैं वो किसी भी प्रपोजल को लेकर सहमत नहीं होते तो वो अपने वीटो पावर का यूज कर सकते हैं, वो उस प्रपोजल को वहीं पे खत्म कर सकते हैं। और क्रिप्स मिशन में भी कहा गया कि बस वर्ल्ड वॉर सेकेंड खत्म होने दो, देखो सारे जो प्रपोजल दिया ना सब आपकी मांगे पूरी कर दी जाएगी। महात्मा गांधी ने कहा कौन सा प्रपोजल, कौन सा ऑफर, क्रिप्स मिशन को क्या कह दिया, क्रिप्स प्रपोजल को पोस्ट डेटेड चेक, ये तो पोस्ट डेटेड चेक है, अब हमें ये सब चीजें नहीं, अब तो हम आ रहे हैं 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट, करो या मरो का नारा लेकर। तो ये 1940 और 42 के समय में कुछ नहीं होगा, ये ध्यान दीजिएगा। बस वर्ल्ड वॉर 2 में अंग्रेजों का जो पावर था वो बिखरता जा रहा है, अब वो टूटते जा रहे हैं और ये सही मौका है उन पर और प्रेशर क्रिएट करके उनको भारत से भगाने का। अब ब्रिटिश सॉवरेनिटी कोई नहीं एक्सेप्ट करेगा। समझ में आ रहा है? बस एक चीज याद रखिएगा क्लास, चाहे अगस्त ऑफर हो, चाहे क्रिप्स मिशन हो, चाहे वेवल प्लान हो, चलो वेवल प्लान तो दूसरी चीज है लेकिन बता रही हूं मैं आपको, कंफ्यूज मत होइएगा, इनमें किसी में भी पाकिस्तान की डिमांड को नहीं एक्सेप्ट किया गया है। जब माउंटबेटन आता है तो माउंटबेटन प्लान जब लेके आता है तब वो पाकिस्तान की डिमांड को एक्सेप्ट करता है कि ठीक है एक सेपरेट कंट्री पाकिस्तान, पार्टीशन होगा, रेड क्लिफ लाइन ड्रॉ की जाएगी और तब जाकर मुस्लिम लीग खुश होती है। नहीं तो इन सब में मुस्लिम लीग भी नहीं खुश हो रही थी। क्यों? क्योंकि जो उनकी एक डिमांड लेकर वो बैठ गए थे कि हमें सेपरेट नेशन चाहिए, हमें पाकिस्तान चाहिए, वो डिमांड इनकी नहीं फुलफिल हो पा रही थी। याद रहेगा, देखो मैं इसलिए आपको स्टोरी के फॉर्म में बता रही हूं ताकि चीजें थोड़े से आपके दिमाग में बैठती रहे। अब सीआर फॉर्मूला है, सीआर फॉर्मूला जो है ना वो 1944 में है। अब फॉर्मूला में क्या होता है, प्लस माइनस होता है ना, फॉर्मूला मतलब प्लस माइनस। 1944 याद रखिएगा, यहां पर किसके बीच में प्लस माइनस की बात की जा रही है, मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच में। ठीक है कि आप लोग आइए, हम लोग एकजुट होते हैं और पहले क्या करते हैं, अपने देश को आजाद करते हैं, एक साथ बैठते हैं, देश को आजाद करते हैं, उसके बाद हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के थ्रू संविधान बनाते, सब करते हैं, उसके बाद देखा जाएगा क्या करना है पार्टीशन का। लेकिन लोग नहीं एक्सेप्ट करेंगे ये चीज। चलो यहां पर आपको पता चल गया कि सबसे पहले अगस्त ऑफर है तो 2-1 यहां पर भी दिया है, यहां पर भी दिया है। अब देखो वेवल प्लान की बात क्लास करिए। अगर वेवल प्लान की हम बात करें तो यहां पर आपको वेवल प्लान और शिमला सम्मेलन दोनों याद रखिएगा। 1945 में वेवल प्लान आता है,
ठीक है, जिसमें सेम वही बात कही जाती है एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाली, कार्यकारिणी परिषद की बात की जाती है कि जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसमें उसको हम पुनर्गठित करेंगे। ठीक है, और सभी जितने भी दल हैं उन सबका रिप्रेजेंटेशन उसमें होगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, और परिषद में वॉइसरॉय और आपके जो सैन्य, जो आर्मी का जो प्रमुख होगा, उसको छोड़कर जितने और लोग होंगे वो भारत से बिलोंग करेंगे। ये वेवल प्लान में बोला गया था 1945 में, और वेवल प्लान के बाद सिमला कॉन्फ्रेंस होता है, ये याद रखिएगा। तो ये अब आप देखिए 1944, 1945, 1940 और 1942, 2 1 4 3। ठीक है, कोई दिक्कत क्लास? थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है? पूरी कोशिश कर रही हूँ कि बता दूं अगस्त ऑफर, क्रिप्स मिशन, वेवल प्लान, शिमला कॉन्फ्रेंस, इन सब में क्या है। अरे ये वो डिमांड की बात करें जो कि अब हमको चाहिए ही नहीं। अब तो हमारी सीधे मांग है ना कि हटो, भागो यहाँ से, भाग जाओ, अब नहीं सुनने वाले हम। तो ये ध्यान दीजिएगा। चलो अगला देखो, अगर स्टोरी याद होगी ना क्लास में, आधुनिक भारत के जो प्रश्न होते हैं उसमें आप लोगों को ज़्यादा समय इसलिए देती हूँ क्योंकि मैं आपके माइंड में इसको एक स्टोरी की तरह बनाना चाहती हूँ एग्जाम के पहले। और जब ये स्टोरी आपके माइंड में बन जाएगी ना, तो प्रश्न कितना भी डिफिकल्ट पूछने, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने को बोल दे, या फिर बोल दे कि वेवल प्लान में क्या दिया था, अगस्त ऑफर में क्या दिया था, क्रिप्स मिशन में क्या दिया था, तो आप खुद ही बता लोगे। इसीलिए थोड़ा समय लेती हूं मैं ये टॉपिक समझाने में, और मैंने देखा भी है कि आप लोगों का फीडबैक भी अच्छा रहता है। आप लोग कहते हैं कि मैम समझा दीजिए, तो अब मैं भी रिलैक्स हूँ कि चलो मेरे स्टूडेंट्स को समझ में आता है, मैं उनको समझाऊंगी और एग्जाम के पहले आधुनिक भारत, इकोनॉमिक्स, ये सब तो एकदम उनका तैयार करवा दूंगी। कोई कहेगा ही नहीं कि अरे हमको समझ ही में नहीं आता है। एटलीस्ट जो मेरी क्लास करता है वो नहीं कहेगा। ठीक है, चलो अब मैंने थोड़ा सा अपने आप को अप्रिशिएट कर लिया। अब यहाँ पर ध्यान दो, थोड़ा सा किया है, ज़्यादा नहीं किया है, तो ये मत सोच लेना कि अरे मैम आप तो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन रही है, ऐसी बात नहीं है। बस मैं पूरा प्रयास करती हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स को समझ में आ जाए। और कहीं पर अगर आपको नहीं भी समझ में आता तो कमेंट बॉक्स में बता दो। तो बताओ, क्रिप्स मिशन, अगस्त ऑफर, क्रिप्स मिशन, ऐसे पहले रखो, हम लोग सही डायरेक्शन में रखेंगे तभी याद होगा। ए के बाद सी, ठीक है, ऐसे ए के बाद सी आता है। और क्या क्या बात कही गई ये समझ में आ रहा है ना। अगला देखिए, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। ठीक है, क्या दिया गया? गांधी इरविन एग्रीमेंट, पूना पैक्ट, डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस एंड सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन। तो बता दो मेरी क्लास कि यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा। अब फिर से स्टोरी पे चलते हैं, स्टोरी सुनना जो बस मैं आपको बता रही हूँ ध्यान से। मैंने आपको क्या बताया सबसे पहले कि हम चलते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वही इवेंट है ना, हाँ, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। आपको पता है महात्मा गांधी दांडी मार्च स्टार्ट करते हैं, पता है ना आपको, दांडी मार्च, साबरमती आश्रम से महात्मा गांधी दांडी की तरफ बढ़ते हैं। 24 दिन लगते हैं पैदल यात्रा में। इस यात्रा को बोला गया एक सफेद नदी की तरह। क्यों सफेद नदी की तरह बोला गया है? क्योंकि जो यहाँ पर फॉलोअर्स हैं वो खादी के सफेद कपड़े पहनकर मार्च कर रहे हैं, 24 दिन चलते हैं। और जब ये दांडी पहुंचते हैं तो ये नमक बनाते हैं। क्यों नमक बनाते हैं? क्योंकि नमक बनाना जो था वो प्रोहिबिटेड था। नमक के ऊपर भी जो अंग्रेजी सरकार थी वो टैक्स लगा रही थी। अरे आप सोचिए क्लास, एक बेसिक चीज नमक, जो कि हिंदू के भी खाने में पड़ता है, मुस्लिम के भी, सिख के भी, ईसाई के भी, सबके खाने में पड़ता है। नमक का कोई अपना रिलीजन नहीं है और ये सबकी नेसेसिटी है जीवन में भोजन के लिए। तो ऐसा तो है नहीं कि मैं नमक खाता हूं तुम नहीं खाते, तुम खाते हो या वो नहीं। और नमक बनाना तो सबसे आसान था, आप उस पर भी टैक्स लगा रहे हो। तो हमने क्या कहा? सविनय अवज्ञा आंदोलन, नाम समझिए, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। जो भी लॉ गलत है, जो भी लॉ भारतीयों का शोषण कर रहे हैं, अब समय आ गया है उन लॉ को तोड़ने का। और जो सबसे पहला लॉ तोड़ा गया वो कौन सा था?
नमक कर को तोड़ा गया। नमक जब महात्मा गांधी ने एक मुट्ठी नमक बनाया और कहा आज से हम एक मूवमेंट की स्टार्ट करते हैं, जिस मूवमेंट को स्टार्ट करते हैं जिसका कि नाम क्या है, सविनय अवज्ञा आंदोलन है। ये चीज समझ में आई क्लास? नमक को क्यों चूज किया गया? बेसिक चीज थी ना, जो सबके पास सबके खाने में पड़ती थी और सबको जोड़ी हुई थी, ठीक है, तो इसीलिए नमक से स्टार्ट हुआ। अब देखिए यहां पर आपको क्या ध्यान रखना है, क्या पूछा जा सकता है आपसे परीक्षा में। सबसे पहले दांडी मार्च के बारे में, साबरमती आश्रम से दांडी तक ये मार्च आपका चला, ठीक है। कब स्टार्ट हुआ था? 12 मार्च 1930 को, 24 दिन की पैदल यात्रा थी। और कब दांडी पहुंचा? 4-5 अप्रैल 1900। एक मिनट क्लास। तो क्लास यहां पर ध्यान दीजिएगा, जो मैं आपको बताई थी उसको कंटिन्यू करते हैं। बीच में किसी ने डोर नॉक किया तो खोलने जाना पड़ा, तो अब ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। मैं आपको क्या बता रही थी कि जो दांडी मार्च है वो 24 दिन का ये मार्च था, 24 डेज का ये मार्च था, जो कब स्टार्ट होता है? 12 मार्च को स्टार्ट होता है 1930 में। और ये खत्म कब होता है आपका? तो 4-5 अप्रैल 1930 में ये मार्च आपका खत्म होता है, जो कि साबरमती आश्रम से स्टार्ट होता है और दांडी में आकर खत्म होता है। और महात्मा गांधी एक मुट्ठी नमक बनाकर आज सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करते हैं। तो ये तो आपका हो गया 1930 का समय, ठीक है, क्लियर है। अब 1930 के समय में ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रही रहती है साइमन कमीशन को डिस्कस करने के लिए, और इंडियन नेशनल कांग्रेस उसमें पार्टिसिपेट नहीं करती है, क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन चला रही रहती है। और इसके कारण फर्स्ट आरटीसी का राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का कोई कंक्लूजन नहीं निकलता है, जिसके के बाद बोला जाता है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आईएनसी का एक होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस समय भारत में इंडियन नेशनल कांग्रेस एक बहुत बड़ी पार्टी रहती है। तो आपको पता है फिर क्या होता है? गांधी इरविन पैक्ट साइन होता है। इसके बाद गांधी इरविन पैक्ट, जिसमें कुछ गांधी इरविन एग्रीमेंट बोलना चाहिए, ठीक है, जिसमें कुछ डिमांड्स होती है गांधी जी की, जो कि जब गांधी जी रखते हैं और इरविन उस डिमांड को मानता है, तो फिर डिसाइड होता है कि अब इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करेगी। तो दूसरा इवेंट ये हो गया। फिर देखिए महात्मा गांधी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाते तो है पार्टिसिपेट करने, लेकिन नाखुश होकर वापस आ जाते हैं। क्यों वो खुश नहीं होते हैं? क्योंकि मैकडोनल्ड ने वहां पर कम्युनल अवार्ड की बात कर दी है। किसके लिए कर दी है? दलित के लिए कर दी है। और महात्मा गांधी कहते हैं अरे वाह, आप तो बस हमें बांटते जाइए, हम नहीं मानेंगे। तो महात्मा गांधी भारत वापस आते हैं और आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं कम्युनल अवार्ड के अगेंस्ट। और फिर जब उनकी तबीयत खराब होना शुरू होती है, तो बाबा साहेब से और गांधी जी के बीच में एक पैक्ट साइन कराया जाता है, जिसको कि पूना पैक्ट कहते हैं। तो फिर आपका तीसरा क्या आ गया? पूना पैक्ट आ गया। समझ में आ रहा है? अब देखो क्लास, 1932 का समय, ये भी 1931 का समय। यहां पर तीसरा दिया गया डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लीट नेशनल इंडिपेंडेंस। ये तो हमने कब कर दिया था कि हमको पूर्ण स्वराज चाहिए। अब तो आप लोग को रट गया होगा यार, लाहौर सेशन में ना, दिसंबर में जो लाहौर सेशन हुआ था, जिसको कि किसने प्रिसाइड किया था? जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर तिरंगा फैलाकर कहा कि आने वाले 26 जनवरी 1930 को हम पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाएंगे, हम कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात करेंगे। तो ये तो 1929 का ही हो गया। अब देखो स्टोरी पता है तो आप पूरा लगा सकते हो। तो यहाँ पर 3 यहाँ दिया गया है, उसके बाद 4, फिर 1, फिर 2। बताओ, आसान था ना? मैं आप लोगों को याद तो करा दूंगी, आधुनिक भारत तो मैं आपको याद करा दूंगी। फिर कोई ये नहीं कहेगा कि आधुनिक भारत में डर लगता है। जब कमेंट में ये पढ़ो कि मैम आधुनिक भारत में डर लगता है, तब दुख लगता है मुझे, और मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाऊंगी। अब ध्यान दो, यहाँ पर क्रिप्स मिशन दिया है, नेहरू रिपोर्ट दिया है, अगस्त प्रस्ताव दिया है, वेवल योजना दिया है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि नेहरू रिपोर्ट 1928, 1929 लाहौर सेशन, पूर्ण स्वराज की मांग जवाहरलाल नेहरू द्वारा। नेहरू रिपोर्ट में डोमेनियन स्टेटस की बात की गई थी, स्वराज की बात की गई थी,
ठीक है। और 1 साल का अल्टीमेटम दिया गया था कि चलिए आप हमारी बात को पूरा करिए, लेकिन कुछ नहीं किया ब्रिटिश सरकार ने। हमारे यहाँ के जो नए लीडर्स थे उन्होंने कहा हमको स्वराज वराज नहीं चाहिए, हमको पूर्ण स्वराज चाहिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, हम ब्रिटिश सॉवरेनिटी को नहीं एक्सेप्ट करते, हम क्राउन के अंडर में नहीं रहेंगे। 1929 लाहौर सेशन हुआ है, ये 1928 का समय है। फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1, 2, 3, पूना पैक्ट भी होता है बीच में, ठीक है, ये सब चीजें। 1940 में इंडिविजुअल सत्याग्रह स्टार्ट हो जाता है, जिसमें पहले जो सत्याग्रही थे वो विनोबा भावे थे, दूसरे जवाहरलाल नेहरू थे। मतलब एक लीडर अब क्या करेगा, सत्याग्रह को लीड करेगा और लोग उससे जुड़ते जाएंगे जुड़ते जाएंगे जुड़ते जाएंगे। फिर उसके बाद 1940 का समय, अगस्त ऑफर, यहां पर वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा है, ऑफर दे रहे हैं कि आप चिंता मत करो, चिंता मत करो, हम आपके लिए ऑफर लेके आए हैं, हम आपके लिए ऑफर लेके आए। डोमिनियन स्टेटस चाहिए था, डोमिनियन स्टेटस लो, डोमिनियन स्टेटस। अरे एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंडियंस का रिप्रेजेंटेशन चाहिए था, लो इंडियंस का रिप्रेजेंटेशन। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए था, संविधान सभा बनाना, लो संविधान सभा। सारे ऑफर दिए जा रहे हैं ये लोग। लेकिन हम लोग भी बैठ के यहाँ पे मुस्कुरा रहे हैं। क्यों मुस्कुरा रहे हैं? अरे ये तो हमने 1929 में ऐसे हटा दिया और हमने तो तभी मांग कर दिया था पूर्ण स्वराज, अब हमको ये सब ऑफर नहीं चाहिए। अरे हम मतलब एक बार युद्ध खत्म होने जो, हम वॉर काउंसिल बनाएंगे, विचार करेंगे, लोग एक साथ बैठ, नहीं विचार चाहिए। तो ये सारी बातें यहाँ पर की गई थी, ठीक है। उसके बाद आपको पता है कि क्रिप्स मिशन में भी, जो 1942 में अगस्त ऑफर के बाद आता है, इन्हीं सब बातों को क्या किया गया था, आपका रिपीट किया गया था, बस कुछ पॉइंट और ऐड किए गए थे। जैसे कि वीटो पावर हम दे देंगे किसको, माइनॉरिटीज को दे देंगे, ठीक है। माइनॉरिटी के पास वीटो पावर होगा, अगर वो मतलब किसी भी आइडिया से खुश नहीं है तो वो वीटो का यूज करके उसको वहीं पर खत्म कर सकता है। महात्मा गांधी ने कह दिया पोस्ट डेटेड चेक हमको नहीं चाहिए। तो देखो सब आपको याद हो गया होगा क्लास। अब 1940, 1942 और वेवल प्लान आपका 1945। याद रखिएगा सीआर फॉर्मूला, सीआर फॉर्मूला आप ऐसे याद रखिए। 1944 फॉर्मूले में क्या होता है, प्लस प्लस तो 2 2, तो यहाँ पे 1944 सीआर फॉर्मूला याद रखिएगा। और सीआर फॉर्मूला के बाद आपका क्या आता है, आपका वेवल प्लान आता है, ये चीज याद रखिएगा। और वेवल प्लान के बाद, वेवल योजना के बाद शिमला कॉन्फ्रेंस होती है। और वेवल प्लान में भी क्लास कहीं ना कहीं क्या बात कही जाती है कि हम एग्जीक्यूटिव काउंसिल में रिप्रेजेंटेशन को बढ़ा देंगे। अब एग्जीक्यूटिव काउंसिल में ज़्यादातर इंडियंस रहेंगे, बस वाइसरॉय एक ऐसा रहेगा और सेना का जो अध्यक्ष होगा वो 2 आपके ब्रिटिशर्स रहेंगे, ठीक है, 2 यूरोपियंस रहेंगे और सारे जो भी मुख्य पद हैं वो सारे भारतीयों को दे दिए जाएंगे। ये वेवल प्लान में बोला गया था। और इसी वेवल प्लान को डिस्कस करने के लिए शिमला सम्मेलन की बात की गई थी जून 1945 में कि शिमला सम्मेलन होगा। ये चीज याद रखिएगा, ठीक है क्लास। और सीआर फॉर्मूला की जब बात होगी तो सीआर फॉर्मूला में हम किसके किसके रिश्तों को प्लस करने की बात कर रहे हैं, मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस के। हम कह रहे हैं चलिए आइए, ये हमारे यहाँ के लीडर्स का फॉर्मूला था, आइए बैठिए, ठीक है, और एक साथ मिलकर हम पहले स्वतंत्रता की मांग करते हैं। और एक बार हम स्वतंत्र हो जाएं, हमें स्वतंत्रता मिल जाए, फिर उसके बाद डिसाइड करते हैं कि पाकिस्तान बनना चाहिए कि क्या बनना चाहिए। लेकिन मुस्लिम लीग इस चीज़ को नहीं स्वीकार करेगा क्योंकि वो जिद पर बैठ गया था कि अब हमको एक सेपरेट नेशन चाहिए। कौन सा, पाकिस्तान, ठीक है। चलो क्लियर हो गया होगा यहाँ पर, आशा करती हूँ। तो चलो बताओ यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा, 2-1, 2-1, ठीक है। नहीं, सबसे पहले ये है ना नेहरू रिपोर्ट, तो 3, फिर 1, फिर 2, फिर 4, ए आपका सही उत्तर है। क्लियर ना क्लास। चलो एक क्लास ऐसे लूंगी मैं आप लोग के एग्जाम के पहले रिवीजन कराने के लिए, और उसमें एकदम टॉपिक भी डाल दूंगी आधुनिक भारत। 1885 से चलेंगे, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के गठन से, और फिर मैं आपको पूरा भारत के इंडिपेंडेंस तक हम लोग चलेंगे, माउंटबेटन प्लान तक हम लोग चलेंगे, और पूरा एक सीक्वेंस में स्टोरी की तरह आपके दिमाग में बैठा दूंगी। और हर चीज में क्या क्या मेजर पॉइंट है ये नहीं बस बताऊंगी कि क्रिप्स मिशन था, फिर अगस्त ऑफर था, वेवल प्लान, इनमें क्या क्या बातें कही गई थी, मुख्य बातें क्या क्या कही गई थी वो भी बताऊंगी। लंबी क्लास होगी लेकिन उसको मैं लूंगी जरूर आप लोगों के लिए।
चलो आप लोग बताइए ठीक कह रही हूं कि नहीं। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है, देखो 3 ये हो गया, ठीक है। उसके बाद क्लास थोड़ा सा ये सब चीजें ना अपनी, इसको देखो मैंने आपको बताया एकदम सही है जो वहां लिखा हुआ है, सबसे पहले टिक गलत लगाया है। सबसे पहले क्या हो गया, 3 है, ठीक है। 3 के बाद हमारा ऑगस्ट ऑफर है, 2 है, फिर क्रिप्स प्रपोजल 1942 और वेबल प्लान। तो ये आपका ये वाला टिक होगा, ना कि ये वाला, ठीक है। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। गांधी इरविन समझौता, सांप्रदायिक पंचायत, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, नेहरू रिपोर्ट। तो यहां पर अब आपको आ गया होगा कि 1928 में क्या है, नेहरू रिपोर्ट है, ठीक है। 1931 से 32 का जो समय है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का है। सांप्रदायिक पंचायत 1932, कम्युनल अवार्ड, गांधी इरविन समझौता 1931। तो बताओ सही उत्तर क्या होगा, सबसे पहले 4 होगा, उसके बाद गांधी इरविन समझौता होगा, ठीक है, 1 होगा, फिर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होगा, उसके बाद कम्युनल अवार्ड होगा। डी सही उत्तर है। अब तो आप लोगों को आ गया होगा ये सब। यहां पर देखो, अब हिस्ट्री से अलग क्वेश्चन पूछ लिया है तो आप लोग थोड़ा हिस्ट्री को छोड़ सकते हैं। निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों को सर्वप्रथम से सबसे बाद के कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और पार्क के नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। आपको ये पता होगा कि भारत में सबसे पहला जो नेशनल पार्क था वो कौन सा था, वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क था, बस यही आपको पता होना चाहिए। तो यहां पर आपका सही उत्तर, जैसे आपको पता है, ध्यान दीजिए क्लास, जैसे आपको पता है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो पहला नेशनल पार्क है, तो आप सीधे आंसर डी पर टिक लगा सकते हैं। क्या सही उत्तर है, डी आपका सही उत्तर है। अब यहां पर देखिए एक और प्रश्न है, इसको भी देख लेते हैं, फिर आज के क्लास को इसके बाद देखते हैं, एंड करेंगे। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ गदर पार्टी, लाला हरदयाल। तो लाला हरदयाल सैन फ्रांसिस्को गदर पार्टी 1913, कामागाटू प्रकरण के बारे में मैंने सब आपको बताया था। ये कौन सा समय है, ये कौन सा समय है, 1913 का समय है। गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले को हम लोग 1905 के समय में याद करते हैं जब बंगाल का विभाजन हो रहा रहता है। क्यों याद करते हैं, क्योंकि बनारस के जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन था उसकी अध्यक्षता 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। अब गोपाल कृष्ण गोखले को आप एक चीज के लिए और याद करते हैं, इंडियन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, ठीक है, ये याद रखिएगा, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी। तो इंडियन सोसाइटी, ये इसकी स्थापना इन्होंने कब की है, ये भी उन्होंने 1905 में ही की है। कब, 1905 में, ये याद रखिएगा। पेपर में प्रश्न पूछा जाता है जो सबसे पहला न्यूज़पेपर था वो कौन था, तो बंगाल गैजेट था। किसके द्वारा पब्लिश कराया गया था, जेम्स हिक्की द्वारा, ये याद रखिएगा। कब, 1780 में, ठीक है, 1780 में। बंगाल एशियाटिक सोसाइटी, बंगाल एशियाटिक सोसाइटी किसके द्वारा एस्टैब्लिश की गई थी, विलियम जोन्स द्वारा। किसके समय में, वॉरेन हेस्टिंग के समय में, और कौन सा ईयर है, 1784 है। चलो अरेंज करो यहां पर। तो सबसे पहले 4, फिर 3, फिर 1 और फिर 2, गलत है। सबसे पहले 3, फिर 4, ठीक है, फिर 2 और फिर 1। सही क्या है, बी, बी आपका सही उत्तर है, ठीक है। जेम्स हिक्की का जो बंगाल गैजेट है वो 1780 में, 1780 में पब्लिश हुआ था फर्स्ट न्यूज़पेपर, और 1784 में बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी, किसके द्वारा, विलियम जोन्स द्वारा। तो 3 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, फिर 2, फिर 1, बी आपका सही उत्तर है। चलो ये भी प्रश्न बचा हुआ है, देख लेते हैं। एसेसिनेशन ऑफ कर्जन विली, एग्जीक्यूशन ऑफ खुदीराम बोस। खुदीराम बोस के बारे में और प्रफुल्ल चाकी के बारे में अभी मैंने आपको मुजफ्फरनगर कॉन्स्पिरेसी केस में बताया है। किंग्स फोर्ट पर इन्होंने अटैक किया था, जो मजिस्ट्रेट था मुजफ्फरपुर का, लेकिन वो नहीं मरता है, एक मासूम स्त्री और उनकी बेटी की मृत्यु हो जाती है।
और फिर उसके बाद प्रफुल्ल चाकी अपने आप को गोली मार लेते हैं और खुदीराम बोस को पकड़ने के बाद इनको फांसी दे दी जाती है। और ये यंगेस्ट रिवॉल्यूशनरी थे उस समय जिनको की फांसी मिली थी। और ये समय कौन सा था? 1908 का समय था, याद रखिएगा, ठीक है, 1908 का। दूसरा देखिए, स्टार्टिंग ऑफ केसरी न्यूज़पेपर बाय बाल गंगाधर तिलक। तो बताइए, बाल गंगाधर तिलक ने केसरी न्यूज़पेपर, मैंने इसके बारे में भी आपको जानकारी दी है कि जब भी हम बाल गंगाधर तिलक की बात करेंगे तो हम इनसे रिलेटेड दो चीज़ों की बात करेंगे, केसरी और मराठा की बात। बताया है ना मैंने आपको, केसरी और मराठा की बात। जब केसरी की बात होगी तो बाल गंगाधर तिलक ने केसरी को मराठी में लिखा है। ये फैक्ट याद रखिएगा क्लास, कंफ्यूज करने के लिए आपको कभी दिया जा सकता है पेपर में। तो जो केसरी था वो किस लैंग्वेज में था? वो मराठी लैंग्वेज में था। और जो मराठा था वो इंग्लिश लैंग्वेज में था। और दोनों के संपादक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक थे। ये आपके परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है और आगे भी पूछा जा सकता है। तो बाल गंगाधर तिलक ने केसरी कब स्टार्ट किया था? 1881 में स्टार्ट किया था, याद रखिएगा। और कर्जन वाइली की हत्या कब हुई है? 1909 में हुई है, ये भी याद रखिएगा, ध्यान दीजिए। बाल गंगाधर तिलक ने 1881 में केसरी की है। कर्जन वाइली की हत्या 1909 में हुई है। और अल हिलाल अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा कब स्टार्ट किया गया? 1912 में। तो यहाँ पर आप देखिए, आप गेस कर भी सकते थे कि बाल गंगाधर तिलक का जो केसरी है, मराठा है, ये सब पहले का है। तो 1881 सबसे पहले होगा, 3 ऐसे आप गेस करते तो आपके पास ये 2 बचता। अब इसके बाद देखो, हम दूसरा देखते हैं। तो 1908 में खुदीराम बोस का एग्जीक्यूशन होता है, ठीक है, तो 2 हो गया। फिर असैसिनेशन ऑफ कर्जन विली, और फिर 1912 में अल हिलाल बाय अब्दुल कलाम आज़ाद। ए आपका सही उत्तर है। आगे बढ़े क्लास, अगले प्रश्न पे। ये देखो, शारदा अधिनियम, नेहरू रिपोर्ट, साइमन कमीशन, दांडी मार्च। अब तो आप लोगों को एकदम रट गया होगा कि जब हम बात करेंगे दांडी मार्च की तो कौन सा समय है? 1930 का समय है। साइमन कमीशन भारत कब आया है? 1927 में आया, 1927 में, ठीक है। शारदा अधिनियम कब आया है? 1929 में आया है, याद रखिएगा, 1929 में। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, दांडी मार्च 1930, साइमन कमीशन 1927 में गठन की बात की है, ठीक है। नेहरू रिपोर्ट 1928, शारदा 1929। अरेंज करो तो 3 सबसे पहले है, ठीक है, उसके बाद नेहरू रिपोर्ट, फिर शारदा अधिनियम, फिर दांडी मार्च। उत्तर क्या हो गया? ए आपका सही उत्तर हो गया, ठीक है क्लास। अब देखिए, ये एक और प्रश्न बचा हुआ है। कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। मर्जर ऑफ सिक्किम, मर्जर ऑफ झांसी, मर्जर ऑफ पंजाब, मर्जर ऑफ बर्मा। तो आपको बताना है, इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सिक्किम का मर्जर कब हुआ है? क्या बताएंगे? 1850 में, 1850 में। झांसी की बात अगर हम करेंगे तो झांसी का कब हुआ है? 1853 में। मर्जर ऑफ पंजाब की बात हम करेंगे तब 1849 में। बर्मा की हम बात करेंगे 1852 में। अरेंज करो तो सबसे पहले पंजाब 3, फिर सिक्किम 1, फिर बर्मा और 2 झांसी। तो आपका सही उत्तर क्या हो गया? 2 आपका सही उत्तर हो गया। बी सही उत्तर है, देख लीजिए यहां पर क्लास। चलो, अब आज के सेशन को यहीं पे एंड करेंगे। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना क्लास कैसी लगी आप लोगों को। और अब तो चीज़ें बैठने लगी होगी दिमाग में ना, जो स्टूडेंट रेगुलर क्लास देख रहे हैं उनको अब कुछ समय बाद ऐसा लगने लगेगा कि मैम आप एक ही चीज़ को फिर से बता रही हैं, हमें याद हो गया, अब मत बताइए। और मैं चाहती हूँ कि एक समय ऐसा आए कि जब मैं किसी सब्जेक्ट के मैक्सिमम क्वेश्चंस को डिस्कस करूँ आपके साथ पास्ट ईयर के, तो आप खुद कहें कि हमें तो ये सब आता है।
हमें आंसर नहीं पता, हम एक्सप्लेनेशन भी आपको दे सकते हैं। मैं आपको उस पॉइंट पर ले जाना चाहती हूं जिस पॉइंट पर आपको प्रश्न देखते ही आंसर तो टिक आप लगाएं ही साथ आप उस आंसर को एक्सप्लेन भी कर पाए, आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर रहे। अच्छा, आप में से कुछ स्टूडेंट ने कहा है सेंसस के क्वेश्चंस को कवर करने के लिए, तो क्लास देखिए, सेंसस के क्वेश्चन को एक दिन वो एग्जाम के पहले एक पूरी क्लास ले ली जाएगी जिसमें सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। लेकिन उसके पहले अभी हम ये कर सकते हैं कि हर क्लास में हम सेंसस से रिलेटेड 2-3 प्रश्नों को देखें और करंट अफेयर से रिलेटेड लास्ट में 5-6 प्रश्नों को देखें, ताकि सेंसस करंट अफेयर भी साथ ही साथ क्लास में चलता रहे। ठीक है, ये काम हम करेंगे। तो आप लोग भी अपना फीडबैक दीजिएगा, बताइएगा कि आप और क्या क्या चीज़ें चाहते हैं कि क्लास में कवर हो। आधुनिक भारत समझ में आ रहा है, भारतीय अर्थव्यवस्था समझ में आ रही है, इंडियन पॉलिटी समझ में आ रही है, इंडियन पॉलिटी में किस टॉपिक में दिक्कत होती है, तो वो मुझे बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, फिर आने वाले सेशन में कवर कर लिया जाएगा। तो थैंक यू सो मच क्लास। अब आज के सेशन को यहीं पे एंड करेंगे, नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे। तब तक आपसे यही कहूंगी, पुट योर 100%, अपना 100% दीजिए। ठीक है, कर्म आपको करना है, आप करिए और फल की चिंता मत करिए, अभी परिणाम अच्छा ही रहेगा, बस इतना जान लीजिए, लेकिन पुट योर 100%। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। इसी के साथ आज के सेशन को यहीं एंड करूंगी। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलूंगी नए प्रश्नों के साथ, इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ और एक बहुत ही अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ भी, ताकि मेरे स्टूडेंट को बेनिफिट मिले, मैक्सिमम बेनिफिट मिले। और तब तक आप लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा और हमेशा खुश रहिए, खुद की मदद करिए और दूसरों की भी मदद ज़रूर करिएगा क्लास, और हमेशा अच्छा बोलेगा, किसी को भी अपनी वाणी से, अपनी बोली से चोट मत पहुंचाइएगा। ठीक है, तो धन्यवाद क्लास, खूब अच्छे से रहिए, एंजॉय करिए। थैंक यू सो मच।